स्टोरी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 300 साल पहले स्वर्ग के द्वार खुलने लगे और दुनिया भर में अनगिनत सीक्रेट किंगडम्स और डंजन्स प्रकट होने लगे। उनके साथ ही पृथ्वी पर कई शक्तिशाली डीमंस भी उतर आए। उन्होंने मानवता के लिए अपोकलिप्स यानी महाविनाश की घोषणा कर दी। शुरुआती अराजकता और तबाही के बाद अवेकेंड लोग सामने आए। इन लोगों को जॉब चेंजर्स कहा जाता था। उनके पास ऐसी विशेष शक्तियां थीं जिनकी मदद से वे मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर सकते थे। इन्हीं जॉब चेंजर्स ने मानवता को विनाश के कगार से बचाया। मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए जॉब चेंजर्स लगातार सीक्रेट किंगडम्स की खोज करते रहे ताकि उन्हें धन, खजाने और दुर्लभ सामग्री मिल सके। धीरे धीरे सभी देशों ने जॉब चेंजर्स को तैयार करने पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। हर व्यक्ति को 18 साल की उम्र में अवेकनिंग सेरेमनी से गुजरना पड़ता था और आखिरकार वह दिन आ गया। आज उन छात्रों का अवेकनिंग डे था जो 18 साल के हो चुके थे। क्लास जागृत करने के लिए एक जादुई नीले क्रिस्टल को छूना पड़ता था। एक एक करके छात्र क्रिस्टल को छूने लगे। क्लास 2 के तीसरे वर्ष का छात्र वांग वू क्रिस्टल को छूता है, लेकिन वह कोई क्लास जागृत नहीं कर पाता। उसे क्लासलेस स्टूडेंट घोषित कर दिया जाता है। दूसरी तरफ क्लास 3 का छात्र ली वू सफलतापूर्वक स्वॉर्ड्समैन क्लास जागृत कर लेता है। इसके बाद दूसरे वर्ष की क्लास 3 का छात्र वांग हाउ क्राफ्टर क्लास प्राप्त करता है। आमतौर पर अवेकेंड क्लासेस 3 श्रेणियों में बांटी जाती थीं: कॉम्बैट कैटेगरी, सपोर्ट कैटेगरी, क्रिएशन कैटेगरी। कॉम्बैट कैटेगरी सबसे लोकप्रिय और सबसे ताकतवर मानी जाती थी। हर कोई इसी क्लास को पाना चाहता था, जबकि क्रिएशन कैटेगरी को सबसे कमजोर माना जाता था क्योंकि इस कैटेगरी के लोग सीधे लड़ नहीं सकते थे। इसी कारण उन्हें अक्सर समाज में तिरस्कार और उपहास का सामना करना पड़ता था। कुछ और छात्रों ने क्रिस्टल को छुआ। बैंगनी बालों वाला एक छात्र खुशी से झूम उठा क्योंकि उसे कॉम्बैट कैटेगरी की बेहद दुर्लभ मैजिक स्वॉर्ड्समैन क्लास मिली थी। लेकिन वहीं एक दूसरा छात्र रोने लगा क्योंकि उसे क्रिएशन कैटेगरी प्राप्त हुई थी। वह निराश होकर सोचने लगा, आखिर मुझे ऐसी क्लास क्यों मिली जो लड़ाई के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। अवेकनिंग सेरेमनी पूरी होने के बाद क्लासेस की रैंक भी घोषित की गई। आमतौर पर रैंक 4 प्रकार की होती थी: कॉमन रैंक, रेयर रैंक, सीक्रेट रैंक, डिवाइन रैंक। इनमें डिवाइन रैंक सबसे दुर्लभ मानी जाती थी। ऐसी रैंक 100 वर्षों में केवल एक बार देखने को मिलती थी। अब बारी थी हमारे नायक जोंगचेन की। पूरा मैदान शांत हो गया। जोंगचेन आगे बढ़ा और क्रिस्टल को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां क्रिस्टल से टकराईं, क्रिस्टल से तेज रोशनी फूट पड़ी। पूरे हॉल में चमक फैल गई। यह देखकर सभी छात्र हैरान रह गए। एक भूरे बालों वाला लड़का तुरंत चिल्लाया, वह एकेडमी का प्रोडिजी है। दूसरा छात्र बोला, यह डिवाइन अवेकनिंग का संकेत है। सभी की निगाहें जोंगचेन पर टिक गईं और तभी उसके हाथ में मौजूद क्रिस्टल पहले से भी अधिक चमकने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई अभूतपूर्व क्लास जागृत होने वाली हो और अगले ही पल पूरा अवेकनिंग हॉल उस रहस्यमयी रोशनी से भर गया। क्रिस्टल से निकलने वाली रोशनी और भी तेज होती गई। वह प्रकाश सीधे आसमान की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर सभी छात्र हैरान रह गए। वे आपस में चर्चा करने लगे कि आखिर यह कौन सी रैंक की क्लास है। कई लोगों का मानना था कि यह डिवाइन रैंक हो सकती है क्योंकि जोंग सिटी में सैकड़ों वर्षों से कोई डिवाइन टैलेंट पैदा नहीं हुआ था। कुछ ही सेकंड में क्रिस्टल से निकली रोशनी ने पूरे आकाश को ढक लिया। फिर आसमान में एक विशाल दिव्य वृक्ष का आकार बनने लगा। वह इतना विशाल था कि शहर के हर कोने से दिखाई दे रहा था। किंवदंती थी कि जब भी कोई डिवाइन रैंक क्लास जागृत होती है तो ऐसा फिनोमेनॉन प्रकट होता है जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को हिला सकता है। कुछ क्षण बाद अवेकनिंग सफलतापूर्वक पूरी हो गई। जोंगचेन एक हाथ से क्रिस्टल को छुए हुए था, जबकि उसका दूसरा हाथ आराम से उसकी पैंट की जेब में था। वह बस शांत चेहरे के साथ आसमान की ओर देख रहा था। तभी डायरेक्टर वांग वहां पहुंचे। वह मुस्कुराते हुए जोंगचेन के पास आए और बोले, तुम हमारे स्कूल का गर्व हो। मुझे पता था कि तुम एक बेहतरीन कॉम्बैट क्लास जागृत करोगे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम डिवाइन रैंक क्लास हासिल कर लोगे। इतना कहने के बाद डायरेक्टर वांग ने उत्सुकता से पूछा, जोंगचेन, आखिर तुमने कौन सी क्लास जागृत की है? जोंगचेन ने हल्के से अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। फिर उसने कहा, मैंने कॉम्बैट क्लास जागृत नहीं की है। यह सुनते ही डायरेक्टर वांग का चेहरा बदल गया। वह पूरी तरह चौंक गए।
उन्होंने अविश्वास भरी नजरों से जांग चेन को देखा, फिर जल्दी से पूछा, अगर कॉम्बैट क्लास नहीं है तो क्या तुमने सपोर्ट क्लास जागृत की है? जांग चेन ने धीरे से अपना शरीर उनकी ओर घुमाया। उसने दोनों हाथ फैलाए। अचानक उसके हाथों की हथेलियों में स्पिरिट एनर्जी से बने छोटे छोटे पौधे प्रकट हो गए। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। फिर जांग चेन ने सबके सामने घोषणा की, मैंने डिवाइन रैंक क्रिएशन क्लास जागृत की है। इसका नाम है स्पिरिचुअल मास्टर। उसने आगे बताया, यह टैलेंट पौधों, जड़ी बूटियों और छोटे जीवों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। यह सुनते ही डायरेक्टर वांग और बाकी सभी लोग स्तब्ध रह गए। उनके चेहरों पर आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर डायरेक्टर वांग ने भारी आवाज में कहा, यह बहुत बुरी बात है, क्योंकि क्रिएशन क्लास में कॉम्बैट एबिलिटी नहीं होती, इसलिए डिवाइन रैंक होने के बावजूद इसे बेकार माना जाता है। उनके साथ खड़े एक प्रोफेसर ने आगे बढ़कर जांग चेन को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, निराश मत हो, भले ही तुम लड़ नहीं सकते, लेकिन कम से कम सुरक्षित तो रहोगे। स्पिरिचुअल मास्टर्स रिसर्च फील्ड में बहुत लोकप्रिय होते हैं। तुम भविष्य में एक महान रिसर्चर बन सकते हो। इसके बाद प्रोफेसर ने अफसोस जताते हुए कहा, मैंने तुम्हें जो रिकमेंडेशन देने का वादा किया था अब वह संभव नहीं है, लेकिन अगर तुम रिसर्च फील्ड में जाओ तो मैं तुम्हारे लिए रिकमेंडेशन लेटर की व्यवस्था कर सकता हूँ। प्रोफेसर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि जांग चेन ने अचानक उन्हें बीच में ही रोक दिया। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास चमक रहा था, मानो उसके पास कोई ऐसा राज हो जिसके बारे में वहां मौजूद किसी को भी अंदाजा नहीं था। और अगले ही पल वह ऐसी बात कहने वाला था जो सबकी सोच बदल देने वाली थी। जांग चेन ने प्रोफेसर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए उनका धन्यवाद किया। फिर उसने अपने दोनों हाथ जैकेट की जेब में डाले और आराम से वहां से चलने लगा। जाते जाते उसने कहा, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है। ये सुनते ही कुछ छात्र हंसने लगे। एक छात्र अपने दोस्त से बोला, ये तो पूरा मजाक निकला। मुझे लगा था कि जांग चेन को कोई डिवाइन कॉम्बैट क्लास मिलेगी, लेकिन आखिर में उसे सिर्फ क्रिएशन क्लास मिली। दूसरा छात्र अपने चेहरे के पास हाथ ले जाकर बोला, जिंदगी सच में हैरानियों से भरी हुई है। पूरी एकेडमी को लगता था कि जांग चेन जैसे प्रोडिजी को कॉम्बैट क्लास मिलेगी, लेकिन अब चाहे वह पढ़ाई में कितना भी अच्छा हो, उसे बेकार ही माना जाएगा। उधर जांग चेन अपने हाथ जेब में डाले एकेडमी के एग्जिट की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में खड़े छात्र लगातार उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक छात्र बोला, यह नज़ारा देखने में बड़ा मजा आ रहा है। जांग चेन एकेडमी में आने के बाद से हमेशा मेहनत का राजा बना फिरता था। दूसरा छात्र हंसते हुए बोला, इतनी मेहनत की और आखिर में क्रिएशन क्लास मिल गई। तीसरा छात्र बोला, और देखो लिन को, जो हमेशा जांग चेन से दूसरे स्थान पर रहती थी, उसे सीक्रेट रैंक कॉम्बैट क्लास मिली है। चारों तरफ उड़ते तानों और मजाक को सुनकर भी जांग चेन सिर्फ मुस्कुराया। फिर उसने मन ही मन सोचा, अभी कुछ देर पहले यही लोग मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रहे थे, लेकिन क्रिएशन क्लास जागृत होते ही सब कुछ बदल गया। इतनी जल्दी लोगों का रवैया बदल जाएगा, ये मैंने भी नहीं सोचा था। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था, इस दुनिया में सिर्फ ताकत की कीमत है। फिर उसने सोचा, आखिर क्रिएशन क्लास में बुराई ही क्या है। यह सोचकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अचानक उसकी हथेली के ऊपर एक सिस्टम विंडो प्रकट हो गई। उस विंडो में कई नोटिफिकेशंस दिखाई दे रही थीं। पहला संदेश था, क्लास अवेकनिंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड। दूसरा संदेश, अवेकेंड क्लास, डिवाइन रैंक, स्पिरिचुअल मास्टर। और तीसरा संदेश देखकर उसकी आंखें चमक उठीं, नेचुरल कैलामिटी इंसेक्ट सिस्टम एक्टिवेटेड, इनिशियल मदर इंसेक्ट अनलॉक। जांग चेन ने सिस्टम विंडो को गौर से देखा। फिर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। उसने मन ही मन कहा, यह क्लास तो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दरअसल हमारे नायक जांग चेन की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। वह इस दुनिया का मूल निवासी नहीं था। अपनी पिछली जिंदगी में उसकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन मौत के बाद उसका पुनर्जन्म इस अवेकेंड वर्ल्ड में हुआ। डार्क ईरा खत्म होने के बाद पूरी दुनिया मॉन्स्टर्स, सीक्रेट रेल्म्स और डंजन से भर चुकी थी। मानव सभ्यता बदल चुकी थी और उसी दिन से जांग चेन एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा था जो उसे इस दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली अस्तित्व बनाने वाला था। जैसे ही जांग चेन इस दुनिया में अनाथ के रूप में दोबारा जन्मा, उसने बचपन से ही संघर्ष किया। इस क्रूर दुनिया में जीवित रहने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने अपनी पूरी मेहनत पढ़ाई और ट्रेनिंग में लगा दी। 18 साल का होने से पहले उसे लगता था कि आगे की जिंदगी चलाने के लिए उसे सिर्फ अपनी मेहनत
और हुनर पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन 1 महीने पहले एक बिल्कुल साधारण दिन पर उसके सामने अचानक एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई। सिस्टम ने उसे बताया कि क्लास अवेकनिंग के बाद एक विशेष सिस्टम उसके साथ मर्ज होगा। उसका नाम था इंसेक्ट कैलामिटी सिस्टम। जांग चेन अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर सिस्टम विंडो को देखने लगा। उसे अच्छी तरह याद था कि डार्क एरा के दौरान इंसेक्ट रेस ने पूरी मानवता को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया था। वह एक ऐसी भयावह जाति थी जिसके नाम से ही लोग कांप उठते थे। इतिहास के अनुसार पिछली बार जब नेचुरल कैलामिटी प्रकट हुई थी तब मानव जाति के 12 महान राजाओं में से 9 को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी थी ताकि उस आपदा को सील किया जा सके। यह सोचकर जांग चेन ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है, कमजोर लोगों की कोई कीमत नहीं। फिर उसने सिस्टम विंडो की ओर देखा और उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी। उसने सोचा कि अगर वह इंसेक्ट रेस की ताकत को अपने लिए इस्तेमाल कर सके तो भविष्य में वही शक्ति उसकी सबसे बड़ी हथियार बन सकती है। अब उसके पास कोई कारण नहीं था रुकने का। उसने तुरंत सिस्टम को सक्रिय कर दिया। अगले ही पल उसके सामने की दुनिया बदल गई और वह सीधे सिस्टम के अंदर टेलीपोर्ट हो गया। चारों तरफ एक अजीब और रहस्यमय स्थान था। जांग चेन इधर उधर देखने लगा। वह थोड़ा भ्रमित था। उसने आगे देखा और अपनी आंखों को ढकने के लिए हाथ माथे पर रखा। कुछ क्षण बाद उसे एहसास हुआ कि यह उसकी अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस थी। लेकिन उसके सामने जो चीज खड़ी थी उसे देखकर वह चौंक गया। एक विशाल स्पिरिचुअल ट्री, इतना बड़ा कि उसकी शाखाएं आसमान तक फैली हुई थीं। जांग चेन हैरान होकर बोला, क्या यही मेरी डिवाइन टैलेंट है? उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका टैलेंट किसी पेड़ के रूप में होगा। तभी उसके सामने कई नई सिस्टम विंडो खुल गईं। सिस्टम ने उसकी क्लास की विशेष क्षमताओं का परिचय देना शुरू किया। पहली क्षमता थी एवोल्यूशन ऑफ ऑल थिंग्स। इस शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए बलिदान यानी सैक्रिफाइस की आवश्यकता होती थी। यह हर 10 दिन में केवल एक बार उपयोग की जा सकती थी और एक लक्ष्य पर सिर्फ एक बार प्रभाव डालती थी। पहला टैलेंट था फ्रूट्स ऑफ ऑल थिंग्स। इस क्षमता की मदद से जांग चेन किसी भी फल या पौधे की वृद्धि को जबरदस्त गति दे सकता था और जब विकास पूरा होता तो उसके अंदर से एक विशेष और दुर्लभ फल गिरने की संभावना रहती थी। दूसरा टैलेंट था इम्प्रूव्ड ग्रोथ। यह क्षमता किसी भी जीवित प्राणी की वृद्धि दर को बढ़ा सकती थी। फिलहाल यह 10% अतिरिक्त विकास प्रदान करती थी। इसका मतलब था कि चाहे पौधा हो, जानवर हो या कोई विशेष जीव, जांग चेन उसकी ग्रोथ को सामान्य से कहीं अधिक तेज बना सकता था। इस क्षमता का कूल डाउन 18 घंटे था। जांग चेन ने अपना हाथ ठोड़ी पर रखा और ध्यान से सारी जानकारी पढ़ने लगा। उसे महसूस होने लगा कि शायद यह डिवाइन रैंक क्रिएशन क्लास उतनी बेकार नहीं थी जितना बाकी लोग समझ रहे थे, बल्कि हो सकता है कि यही शक्ति भविष्य में पूरी दुनिया को हिला देने वाली हो। जांग चेन ने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखा और सिस्टम विंडो को ध्यान से देखने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि यह सिस्टम वाकई कमाल का है। यह उसकी डिवाइन टैलेंट का विश्लेषण भी अपने आप कर चुका था। भले ही ये सभी क्षमताएं सीधे लड़ाई के लिए नहीं थीं, लेकिन हर एक क्षमता उसके इंसेक्ट कैलामिटी सिस्टम के साथ मिलकर बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी। इसी दौरान उसके सामने एक नई सिस्टम विंडो प्रकट हुई। सिस्टम ने पूछा, क्या आप मदर इंसेक्ट को समन करना चाहते हैं? जांग चेन ने बिना एक पल गंवाए आदेश दिया, समन शुरू करो। जैसे ही आदेश मिला, जमीन के नीचे से एक भयावह और अंधेरी ऊर्जा निकलने लगी। पूरा स्थान काले धुएं और विनाशकारी आभा से भर गया और नोटिफिकेशन सामने आया, मदर इंसेक्ट समनिंग प्रोसेस स्टार्टेड। जांग चेन उस ऊर्जा को घूरते हुए सोचने लगा कि सिर्फ उसकी मौजूदगी ही इतनी डरावनी है। कुछ सेकंड बाद अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी, नेचुरल कैलामिटी रैंक मदर इंसेक्ट 9 विंग्स ऑफ मायाज्मा सक्सेसफुली समन्ड। अगले ही पल अंधकार के बीच से एक विशाल काय जीव प्रकट हुआ। उसका आकार इतना बड़ा था कि वह किसी पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा था। उसके 9 विशाल पंख थे जो काले धुएं से ढके हुए थे। जांग चेन अनजाने में कई कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। तभी उस जीव का स्टेटस विंडो सामने आ गया। नाम 9 विंग्स ऑफ मायास्मा, उपाधि सॉवरेन ऑफ डेथ, मूल स्थान एबिस, विवरण एक समय यह नेचुरल कैलामिटी के रूप में जानी जाती थी।
इसने ऐसी तबाही मचाई थी जो प्राकृतिक आपदा से भी भयानक थी। तीसरे युग के दौरान यह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। डिवाउरिंग प्रोग्रेस, जीरो टेम्पटेंट अफिनिटी विद जंग चेन। 100 ईस्वी अगली पीढ़ी के कीड़ों को जन्म देने और नई क्षमताएं अनलॉक करने के लिए इसे डिवाउरिंग शुरू करनी होगी। विशालकाय मदर इंसेक्ट धीरे धीरे जांग चेन के सामने आई। उसे देखकर जांग चेन और भी हैरान हो गया। वह सोचने लगा, इतनी बड़ी चीज आखिर हो कैसे सकती है। तभी वह विशाल जीव अचानक झुक गया और सम्मान से बोला, मास्टर। फिर उसने अपना परिचय दिया। मेरा नाम लिटिल नाइन है। उसकी आवाज में सम्मान था। इसके बाद उसने मासूमियत से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं फियर्स बीस्ट खाना चाहती हूँ। तभी सिस्टम ने एक और सूचना दी, मदर इंसेक्ट ग्रोथ रेट इंक्रीज्ड बाय 10%। वो अपने टैलेंट की सहायता से इस लक्ष्य को और भी मजबूत बना सकते हैं। पहला एनहांसमेंट बिना किसी सैक्रिफाइस के किया जा सकता है। जांग चेन ने यह पढ़कर हल्की मुस्कान दी। उसने सोचा, अगर पहली बार किसी सैक्रिफाइस की जरूरत ही नहीं है तो फिर इंतजार किस बात का। उसने तुरंत आदेश दिया, सिस्टम मदर इंसेक्ट को अपग्रेड करो। आदेश मिलते ही लिटिल नाइन का विशाल शरीर चमकने लगा। उसके 9 पंखों से काली और बैंगनी ऊर्जा निकलने लगी। पूरा कॉन्शियसनेस स्पेस कांप उठा। आसमान में बिजली चमकने लगी और एक भयानक शक्ति उसके शरीर के अंदर जमा होने लगी। मदर इंसेक्ट का एवोल्यूशन शुरू हो चुका था और जांग चेन समझ गया कि उसकी असली ताकत की शुरुआत अब होने वाली है। मदर इंसेक्ट का शरीर अचानक एक शक्तिशाली हरी रोशनी में लिपट गया। जांग चेन ध्यान से यह सब देख रहा था। उसने सोचा कि लिटिल नाइन को लेवल बढ़ाने के लिए लगातार डिवावर करना होगा, इसलिए उसे संतुष्ट करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। धीरे धीरे मदर इंसेक्ट के शरीर से एक भयानक आभा निकलने लगी। उस ऊर्जा को महसूस करते ही जांग चेन तुरंत सतर्क हो गया और लड़ाई की मुद्रा में खड़ा हो गया। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। मदर इंसेक्ट का विशाल शरीर बदलने लगा। उसके पंख सिकुड़ने लगे, शरीर छोटा होने लगा और उसका रूप धीरे धीरे एक इंसानी महिला में बदलने लगा। कुछ सेकंड बाद एवोल्यूशन पूरी हो गई। अब उसके सामने एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसके लंबे सफेद बाल थे। उसने काले रंग का युद्ध कवच पहन रखा था। उसकी आंखों में जानलेवा ठंडापन और खतरनाक हत्या की भावना झलक रही थी। उसके शरीर से निकल रही आभा पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। तभी उसके सिर के ऊपर एक सिस्टम विंडो दिखाई दी। नई प्लेग क्वीन ने सफलतापूर्वक वाइटल एवोल्यूशन पूरी कर ली है। लेवल अप कंप्लीट एवोल्यूशन के साथ उसे कई नई क्षमताएं भी प्राप्त हुईं। पहली क्षमता थी नर्चर। इस क्षमता की मदद से वह अपने मास्टर को मिलने वाले अनुभव को 10 गुना बढ़ाकर वापस दे सकती थी। दूसरी क्षमता थी पॉइजनस मिस्ट। इस शक्ति से वह घातक जहरीले धुएं में बदल सकती थी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट और गलाकर खत्म कर देता था। तीसरी क्षमता थी कम्युनियन। यह क्षमता उसके मास्टर की सभी क्षमताओं को 20% तक बढ़ा सकती थी। इन नई शक्तियों को देखकर जांग चेन हैरान रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, लिटिल नाइन अचानक उसकी ओर दौड़ी और सीधे उस पर छलांग लगाकर उसे गले लगा लिया। खुशी से उसने कहा, मास्टर, लिटिल नाइन अब और भी मजबूत हो गई है। जांग चेन पूरी तरह उलझ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। जब उसने उसकी ओर देखा तो उसका चेहरा हल्का लाल पड़ गया, क्योंकि अब उसके सामने कोई विशाल राक्षसी कीड़ा नहीं था, बल्कि एक सुंदर युवती खड़ी थी। कुछ देर बाद लिटिल नाइन ने उसे छोड़ दिया। जांग चेन ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरना शुरू किया। लिटिल नाइन ने तुरंत आंखें बंद कर लीं। उसने दोनों हाथों की मुट्ठियां कस लीं और खुशी से मुस्कुराने लगी। फिर उसने मासूम आवाज में कहा, मास्टर, लिटिल नाइन को भूख लगी है, मुझे फ्लैश और ब्लड खाना है। उसी समय उसके ऊपर एक और स्टेटस विंडो दिखाई दी। नाम 9 विंग्स ऑफ माइज्मा। उपाधि क्वीन ऑफ प्लेग। विशेष क्षमताएं पॉइजन मिस्ट, फीड, फ्यूरी, यूनाइटेड, डिवॉरिंग वैल्यू 0। श्रव सिस्टम के अनुसार जब डिवॉरिंग वैल्यू पूरी तरह भर जाएगी तब लिटिल नाइन अपनी संतानों यानी ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकेगी। इसके अलावा उसके पास 2 पैसिव एबिलिटीज भी थीं, एक्सपीरियंस रिटर्न, एट्रीब्यूट एनहांसमेंट। जांग चेन उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी जानकारी पढ़ने लगा। जल्द ही उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान उभर आई। उसे एहसास हो गया कि स्पिरिचुअल मास्टर टैलेंट केवल पौधों और जीवों की वृद्धि ही नहीं बढ़ाता, यह लिटिल नाइन की डिवॉरिंग स्पीड और एक्सपीरियंस ग्रोथ को भी तेज कर सकता है। मतलब लिटिल नाइन जितनी तेजी से मजबूत होगी, जांग चेन भी उतनी ही तेजी से शक्तिशाली बनता जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इंसेक्ट रेस की पूरी ताकत अब उसके नियंत्रण में आने वाली थी। जांग चेन को महसूस होने लगा कि उसकी डिवाइन रैंक क्रिएशन क्लास शायद दुनिया की सबसे खतरनाक क्लास बनने वाली है।
जांग चेन ने लिटिल नाइन की स्टेटस विंडो को ध्यान से देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मदर इंसेक्ट न केवल उसकी एक्सपीरियंस ग्रोथ को बढ़ा सकती थी बल्कि उसके सभी एट्रीब्यूट्स को भी 20% तक बढ़ाने की क्षमता रखती थी। उसने तुरंत महसूस किया कि उसकी डिवाइन रैंक, स्पिरिचुअल मास्टर क्लास और इंसेक्ट कैलामिटी सिस्टम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यह एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। अब उसे किसी कॉम्बैट क्लास की जरूरत नहीं थी। जांग चेन ने दोनों हाथ फैलाए। अगले ही पल उसकी हथेलियों से अनगिनत छोटे छोटे कीड़े बाहर निकलने लगे। वे उसके चारों ओर मंडराने लगे। यह दृश्य देखकर उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा। उसने सोचा कि अगर वह लगातार शिकार करता रहा और दुश्मनों को डिवावर कराता रहा तो बहुत जल्द उसके पास कीड़ों की एक विशाल सेना होगी। उसकी ताकत कल्पना से भी परे पहुंच जाएगी। इसके बाद उसकी नज़र फिर से उस विशाल स्पिरिचुअल ट्री पर पड़ी। वह सिस्टम द्वारा बताई गई बातों के बारे में सोचने लगा। इंसेक्ट्स, अबिस, नेचुरल कैलामिटी, इन सभी शब्दों को जोड़ने पर एक ही निष्कर्ष निकलता था। यह शक्ति बेहद खतरनाक थी। सिस्टम ने सारी जानकारी अभी तक नहीं दी थी, लेकिन जितना भी सामने आया था उससे साफ था कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी। अगर किसी को उसके सिस्टम के बारे में पता चल गया तो वह पूरे संसार का निशाना बन सकता था और शायद उसकी मौत भी हो सकती थी। जांग चेन ने अपने हाथ जेब में डाले और कुछ देर सोचता रहा। आखिरकार उसने फैसला कर लिया। फिलहाल वह दुनिया के सामने खुद को सिर्फ एक क्रिएशन क्लास यूजर के रूप में ही दिखाएगा और लिटिल नाइन की पॉइजनस मायाज्मा क्षमता का उपयोग करके चुपचाप मॉन्स्टर्स का शिकार करेगा, उनकी शक्ति डिवावर करेगा और खुद को मजबूत बनाएगा। लेकिन छिपकर जीना उसका सपना नहीं था। जांग चेन हमेशा से ऐसा इंसान था जो सबसे ऊपर खड़ा होना चाहता था। उसका लक्ष्य इतना शक्तिशाली बनना था कि एक दिन पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखा सके। उसी समय अचानक सी ऑफ कॉन्शियसनेस का पानी हिलने लगा। पूरा स्थान कंपन करने लगा। लिटिल नाइन तुरंत सतर्क हो गई। वह हवा में उछली और अपने पंख फैलाकर उड़ने लगी। दोनों की नजरें पानी की सतह पर टिक गईं। जांग चेन ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसा तभी होता है जब कोई बाहरी व्यक्ति मेरी ओर बढ़ रहा हो। लिटिल नाइन ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखों में हत्यारी चमक दिखाई देने लगी। फिर उसने जांग चेन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, मुझे किसी खतरे की आहट महसूस हो रही है। अगले ही पल जांग चेन सिस्टम स्पेस से बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा वह एकदम चौंक गया। उसके सामने एक लंबा और ताकतवर आदमी खड़ा था। उसकी ऊंचाई जांग चेन से काफी ज्यादा थी। उसके काले बाल थे, घनी दाढ़ी थी और उसकी एक आंख के पास गहरा निशान बना हुआ था। वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर बिना कुछ कहे जांग चेन की आंखों में देखने लगा। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। फिर उस आदमी ने गंभीर आवाज में पूछा, पूरे शहर ने जो अवेकनिंग फिनोमिनन देखा था, क्या उसे तुमने सक्रिय किया था? जांग चेन का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत अपने दांत भींच लिए। सिर्फ उस आदमी की मौजूदगी से ही उसे दबाव महसूस हो रहा था। उसने अनुमान लगाया कि यह व्यक्ति कम से कम मास्टर रैंक का तो जरूर होगा, शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली। अब जांग चेन पूरी तरह सतर्क हो चुका था। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, इतना ताकतवर व्यक्ति उसे ढूंढने क्यों आया है? वह आदमी लगातार जंग को घूरे जा रहा था। तभी उसके शरीर से एक बेहद शक्तिशाली हरी ऑरा निकलने लगी। आसपास मौजूद लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे। आदमी काफी दूर खड़ा था, फिर भी सभी उसकी जबरदस्त ऑरा को महसूस कर सकते थे। सब सोचने लगे कि आखिर वह किस लेवल का। जब उन्होंने देखा कि वह जोंग चेन से बात कर रहा है तो उनके मन में यह सवाल उठने लगा कि कहीं दोनों के बीच कोई टकराव तो नहीं होने वाला। वह आदमी सीधे जोंग की आंखों में देखने लगा। यह देखकर जोंग थोड़ा नर्वस हो गया, क्योंकि वह आदमी काफी देर से बिना कुछ बोले उस पर दबाव बना रहा था। जोंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह उसकी परीक्षा ले रहा है या कुछ और। उसी समय इंसेक्ट मदर वहां प्रकट हुई। वह अपनी उंगली चाटते हुए जोंग के पास आई और उस आदमी की तरफ घूरते हुए उसकी आंखों में जानलेवा इरादा दिखाई देने लगा। उसने जंग से कहा कि यह आदमी उसके लिए खतरा है। उसकी नजर में वह आदमी बेहद स्वादिष्ट लग रहा था और वह उसे निगल जाना चाहती थी। जंग तुरंत घबरा गया। उसे महसूस हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसकी आशंका सही निकली, क्योंकि सिस्टम की कई वार्निंग विंडोज उसके सामने दिखाई देने लगीं। इंसेक्ट मदर ने जोंग के लिए एक खतरे का पता लगा लिया था। सिस्टम के अनुसार उस आदमी को डिवावर करने से बहुत अधिक वैल्यू मिलने वाली थी और इंसेक्ट मदर किसी भी पल उसे निगलना शुरू कर सकती थी। अचानक जंग के शरीर से भी
एक शक्तिशाली ऑरा निकलने लगी जो चारों दिशाओं में फैल गई। तभी उसे एहसास हुआ कि अब एक और समस्या खड़ी हो गई है। लिटिल नाइन ने भी उस आदमी को खतरे के रूप में पहचान लिया था और वह हमला करने के लिए तैयार हो चुकी थी। जंग की ऑरा वहां मौजूद उन छात्रों तक पहुंच गई जो पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे। वे सभी अपने हाथों से चेहरा ढंकते हुए पीछे हटने लगे और हैरानी से सोचने लगे कि आखिर जोंग के अंदर इतनी ठंडी और भयावह ऑरा कहां से आ गई। जोंग के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उसकी आंखों में हत्या की चमक उभर आई और वह सीधे उस आदमी को घूरने लगा। उसे समझ आ गया था कि जब डिवाउरिंग वैल्यू कम हो जाती है तब इंसेक्ट मदर की आक्रामकता कई गुना बढ़ जाती है। अगर वह इस स्थिति को रोकना चाहता था तो उसे जल्द से जल्द कुछ मॉन्स्टर्स ढूंढकर लिटिल नाइन को डिवाउर करवाना होगा। दूसरी ओर जोंग से निकल रही शक्तिशाली ऑरा को देखकर वह आदमी केवल मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान देखकर जंग को तुरंत समझ आ गया कि वह असल में उसकी ताकत को परखना चाहता था, लेकिन अनजाने में उसने इंसेक्ट मदर को सक्रिय कर दिया। अच्छी बात यह थी कि जोंग अभी भी इंसेक्ट मदर को नियंत्रित करने में सक्षम था। बिना समय गंवाए उसने तुरंत उसे दबा दिया। तभी एक सिस्टम विंडो उसके सामने प्रकट हुई। उसने अस्थायी रूप से इंसेक्ट मदर को सप्रेस कर दिया था, लेकिन उसकी डिवाउरिंग वैल्यू अभी भी बहुत कम थी। अगर वह दोबारा ऐसी स्थिति नहीं चाहता था तो उसे जल्द से जल्द इंसेक्ट मदर की डिवाउरिंग और ब्रीडिंग शुरू करनी होगी। वह आदमी अपने दोनों हाथ जैकेट की जेब में डाले खड़ा रहा और जोंग को ध्यान से देखता रहा। आखिरकार उसने मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ की। हालांकि जोंग ने अभी अभी अपना अवेकनिंग पूरा किया था, फिर भी उसकी ताकत सामान्य अवेकन से कहीं अधिक थी। इतनी कम उम्र में इस स्तर की शक्ति हासिल करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। आदमी की नजरों में जोंग एक असाधारण प्रतिभा था और उसे पूरा विश्वास था कि भविष्य में वह पूरे देश को हिला देने वाली शक्ति बन जाएगा। जोंग उस आदमी की परीक्षा का सामना करने में ही नहीं बल्कि उसका काउंटर अटैक करने में भी सफल रहा था। यह देखकर उस आदमी ने जोंग से कहा कि वह एक डिवाइन अवेकनिंग का सच्चा हकदार है। उसने आगे कहा कि उसका भविष्य पूरी तरह लिमिटलेस है। जोंग बस चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। अंदर ही अंदर उसे राहत महसूस हुई क्योंकि उसकी असली पहचान और रहस्य अभी तक किसी के सामने उजागर नहीं हुए थे। कुछ देर बाद वह उस आदमी के पास गया और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा कि आखिर वह है कौन। यह सुनकर आदमी मुस्कुराया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपना परिचय देते हुए कहा कि उसका नाम जाई गैंग है और वह नाइट वॉच का लीडर है। उसने बताया कि वह जोंग की ताकत से काफी प्रभावित है और जानना चाहता है कि क्या वह नाइट वॉच में शामिल होना चाहेगा। यह सुनकर जोंग हैरान रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जाई गैंग नाइट वॉच का हिस्सा होगा। नाइट वॉच एक विशेष ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे ग्रेट सिया द्वारा डीमंस और बीस्ट हॉर्ड्स का सामना करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जब भी कहीं बीस्ट वेव आती या कोई नया सीक्रेट रेल्म अथवा डंजन प्रकट होता, नाइट वॉच हमेशा सबसे पहले वहां पहुंचकर जांच करती या सीधे खतरे का सफाया कर देती। लेकिन लगातार फ्रंट लाइंस पर लड़ने की वजह से नाइट वॉच के सदस्यों की मॉर्टेलिटी रेट बेहद अधिक थी। इसी कारण ज्यादातर लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से दूर रहना पसंद करते थे। हालांकि जोंग के लिए स्थिति बिल्कुल अलग थी। इंसेक्ट मदर को लगातार मॉन्स्टर्स के फ्लैश और ब्लड को डिवावर करना पड़ता था ताकि वह डिवावरिंग वैल्यू इकट्ठा कर सके और नए ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके। इस समय जोंग को बड़े पैमाने पर मॉन्स्टर्स का सामना करने का अवसर चाहिए था। एक बार डिवावरिंग वैल्यू पूरी हो जाती तो इंसेक्ट मदर रिप्रोडक्शन शुरू कर देती और तब वह कितना बड़ा हंगामा खड़ा करेगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। इसी वजह से वाइल्ड नेचर उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। अगर जोंग नाइट वॉच में शामिल हो जाता तो चाहे डिवावरिंग हो या रिप्रोडक्शन, उनसे जुड़े सभी जोखिमों को आसानी से संभाला जा सकता था। जब जोंग जाई गैंग के बढ़ाए हुए हाथ को देख रहा था तब उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया कि नाइट वॉच उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। दूसरी तरफ वहां मौजूद छात्र आपस में चर्चा करने लगे। वे कह रहे थे कि नाइट वॉच की मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है और सामान्य लोग वहां जाना भी पसंद नहीं करते। इसी कारण उन्हें विश्वास था कि जोंग चांग कभी भी नाइट वॉच ज्वाइन नहीं करेगा। सुनकर जाई गैंग ने मजबूरन मुस्कान दी और जोंग से कहा कि नाइट वॉच के बारे में फैली ज्यादातर अफवाहें अब पुरानी हो चुकी हैं। जोंग को मना करने से रोकने के लिए जाई गैंग ने आगे कहा कि यदि वह ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाए तो उसे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रदान की जाए। उसका डिवाइन रैंक इतना मूल्यवान था कि नाइट वॉच उसके ऊपर बड़े पैमाने पर रिसोर्सेज निवेश करने को तैयार थी। बिना एक पल गंवाए जोंग ने जाई गैंग का हाथ थाम लिया।
उसने मुस्कुराते हुए उसे लीडर कहकर संबोधित किया और बताया कि अब किसी अतिरिक्त एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जोंग सीधे जाइगैंग की आंखों में देखने लगा और गंभीर स्वर में बोला कि यदि उन्हें दुनिया में संतुलन बहाल करना है और आने वाले खतरों का सामना करना है तो उसे जल्द से जल्द मजबूत बनना होगा। और इसी के साथ जोंग ने आधिकारिक रूप से नाइट वॉच में शामिल होने का फैसला कर लिया। जोंग ने दृढ़ आवाज में कहा कि नाइट वॉच की ग्लोरी को वापस लाना उनकी जनरेशन की जिम्मेदारी है और उन्हें अपने ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। यह कहने के बाद उसने जाइगैंग को बताया कि वह नाइट वॉच ज्वाइन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह सुनते ही जाइगैंग कुछ पल के लिए उलझन में पड़ गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जोंग के मन में कुछ और ही योजना चल रही है। असल में जोंग नाइट वॉच की मदद से इंसेक्ट ब्रीडिंग करना चाहता था। जाइगैंग हैरान रह गया और उसने तुरंत पूछा कि क्या वह सच कह रहा है, लेकिन जोंग जवाब दे पाता उससे पहले ही मदर इंसेक्ट अचानक उसके सामने प्रकट हो गई। उसके सामने लगातार सिस्टम नोटिफिकेशन विंडोज दिखाई देने लगी। मदर इंसेक्ट बेहद फ्यूरियस थी। उसने नाराज होकर जोंग से कहा कि उसे यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि वह उस आदमी को खा जाना चाहती थी। यह कहने के बाद वह लगातार शिकायत करने लगी कि उसे बहुत भूख लगी है। उसकी बातें सुनकर जोंग घबरा गया। उसने अपनी आंखें बंद की और ये जाइगैंग से कहा कि वह जो कुछ भी कह रहा है वह बिल्कुल सच है। इसके बाद उसने यह कहकर वहां से जाने की अनुमति मांगी कि उसे एक बेहद महत्वपूर्ण टास्क पूरा करना है। वह धीरे धीरे जाइगैंग से दूर जाने लगा। कुछ दूरी पर पहुंचकर उसने हल्का सा सिर घुमाया, हाथ हिलाकर विदा कहा और बताया कि 3 दिनों बाद वह समय पर नाइट वॉच हेडक्वार्टर्स पहुंच जाएगा। जाइगैंग बस उसे जाता हुआ देखता रहा और चुपचाप खड़ा रहा। उसे लग रहा था कि जोंग को मनाना काफी मुश्किल होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह एक बेहद जरूरी बात पूछना ही भूल गया है। वह यह जानना भूल गया था कि जोंग का हिडन प्रोफेशन आखिर क्या है। उसी समय आसमान से 2 आदमी नीचे गिरे और जाइगैंग के पास आकर उतरे। उनमें से एक मार्शल आर्ट्स एकेडमी का 8th एल्डर था। जाइगैंग ने उनकी तरफ देखा और मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर वे नाइट वॉच से लोगों को छीनने आए हैं तो वे काफी देर कर चुके हैं। 8th एल्डर ने तुरंत पूछा कि वह लड़का कहाँ है जिसने डिवाइन रैंक क्रिएशन क्लास अवेकनिंग हासिल की है। ये सुनते ही जाइगैंग के चेहरे पर हैरानी छा गई। उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और पूछा कि वह आखिर किस बारे में बात कर रहा है। 8th एल्डर उसके पास आया और आश्चर्य से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम सचमुच एक डिवाइन रैंक्ड क्रिएशन कैटेगरी अवेकेंड को नाइट वॉच में शामिल करके मरने के लिए भेजने वाले हो? यह सुनकर जाइगैंग को आखिरकार सच्चाई समझ में आ गई। अब उसे पता चल चुका था कि जोंग के पास डिवाइन रैंक्ड क्रिएशन क्लास है। उधर उसी समय जोंग शहर पहुंच चुका था। वहां अंकल वॉन्ग नाम का एक आदमी उससे मिला। उसने जोंग से पूछा कि क्या मेन सिटी में हुआ वह विशाल फिनोमिनॉन उसी की वजह से था। जोंग ने बिना झिझक जवाब दिया कि हाँ, वह उसी का काम था। तभी पर्पल हेयर वाली एक महिला अंकल वॉन्ग के पास आई। उसने कमर पर हाथ रखा और गंभीर आवाज में कहा कि वह अपनी आवाज धीमी रखे। अगर कोई परेशानी पैदा करने वाला व्यक्ति उनकी बातें सुन लेता तो उसकी जान भी जा सकती थी। यह सुनकर अंकल वॉन्ग ने अपना हाथ सिर के पीछे रखा, आंखें बंद की और जोर से हंसने लगा। फिर मुस्कुराते हुए उसने उससे कहा कि उसे इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि अगर कोई मुसीबत ढूंढते हुए यहाँ आ भी गया तो शायद उसे पछताना पड़ेगा। अंकल वांग हमेशा बिना रुके बातें करते रहते थे। जोंग उनके पास पहुंचा, आंखें बंद की और हल्की मुस्कान के साथ उन्हें भरोसा दिलाया कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें शर्मिंदा होने जैसी कोई बात नहीं है। अंकल वांग ने जोंग की तरफ देखा और कहा कि भले ही क्रिएशन कैटेगरी सीधे लड़ाई नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने सुना है कि बड़ी बड़ी कंपनीज हमेशा स्पिरिचुअल प्लांट्स उगाने के लिए क्रिएशन कैटेगरी के लोगों को विशेष रूप से तैयार करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर आज जोंग के माता पिता यहाँ होते तो वे उस पर बेहद गर्व महसूस करते। यह सुनकर जोंग कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। इतने वर्षों तक वह उसी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की मदद और सहारे से जीवित रह पाया था। चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उसने सभी से कहा कि वह भविष्य में कभी भी उनका एहसान नहीं भूलेगा। अंकल वांग हंस पड़े और बोले कि ऐसी छोटी छोटी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि जोंग बिल्कुल सही समय पर आया है, क्योंकि वे लोग बिगिनर लेवल सीक्रेट रेल्म में जाने वाले थे ताकि कुछ इक्विपमेंट हासिल कर सकें। अंकल वांग चाहते थे कि जोंग भी उनके साथ चले और मिलकर लेवल अप करे। जोंग ने बिना झिझक इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उनका धन्यवाद किया। उसी समय उसके सामने एक सिस्टम मैसेज दिखाई दिया। क्योंकि उसने टीम फॉर्मेशन मिशन पूरा कर लिया था, इसलिए उसे विशेष रिवॉर्ड प्राप्त हुआ।
कुछ मिनट बाद जोंग और बाकी लोग पोर्टल को पार करके सीक्रेट रियल्म के अंदर पहुंच गए। अपने दोनों हाथ जैकेट की जेब में डाले जोंग चारों तरफ देखने लगा। वह सोच रहा था कि क्या वास्तव में सीक्रेट रियल्म का अंदरूनी हिस्सा ऐसा ही होता है। तभी अचानक सीक्रेट रियल्म की दीवारों पर लगी टॉर्चेस जल उठीं क्योंकि मैचिंग प्रोसेस पूरी हो चुकी थी। उसी क्षण सीक्रेट रियल्म के अंदर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स ने अपनी नजरें जोंग और उसके साथियों की तरफ घुमा दी। इस सीक्रेट रियल्म का नाम टेम्पल ऑफ द डेड था। एक ट्रैंक सीक्रेट रियल्म था और फिलहाल पूरी तरह खुल चुका था। इस सीक्रेट रियल्म की खास बात यह थी कि यहाँ से आइटम्स और इक्विपमेंट का 100% ड्रॉप रेट गारंटीड था। एक्सपीरियंस पॉइंट्स का हिसाब सीक्रेट रियल्म पूरा होने के बाद लगाया जाना था। अगर कोई बीच में ही सीक्रेट रियल्म छोड़ देता तो उसे एक्सपीरियंस और इक्विपमेंट दोनों से हाथ धोना पड़ता। यह सुनकर अंकल वांग थोड़ा घबरा गए। उन्हें एहसास हो गया था कि उनके सामने मौजूद मॉन्स्टर्स साधारण जीव नहीं बल्कि अनडेड सोल्जर्स थे। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि आखिर सीक्रेट रियल्म सिस्टम ने उन्हें इतने खतरनाक डंजन के साथ मैच क्यों किया। दूसरी ओर जोंग भी उन अनडेड सोल्जर्स को ध्यान से देख रहा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि इस सीक्रेट रियल्म को पार करना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। तभी पर्पल हेयर वाली लड़की उनके पास आई। उसने अंकल वोंग को समझाया कि क्योंकि जोंग एक डिवाइन रैंक्ड अवेकेंड है, इसलिए सेलेस्टियल सिस्टम ने उन्हें सामान्य से कहीं अधिक कठिन सीक्रेट रियल्म सौंपा है। यह सुनकर अंकल वोंग ने हल्का सा सिर घुमाया और उसे याद दिलाया कि जोंग चांग ने क्रिएशन कैटेगरी में अवेकनिंग प्राप्त की है। उनके अनुसार क्रिएशन कैटेगरी के अवेकेंड आमतौर पर लड़ाई में ज्यादा प्रभावी नहीं होते। लेकिन तभी ब्राउन हेयर वाली लड़की आगे बढ़ी। उसने गंभीर आवाज में कहा कि चाहे वह क्रिएशन कैटेगरी का हो, लेकिन डिवाइन रैंक फिर भी डिवाइन रैंक ही होता है। सेलेस्टियल सिस्टम कभी गलती नहीं करता। अगर सिस्टम ने जोंग को डिवाइन रैंक दिया है तो उसके अंदर जरूर कोई ऐसी क्षमता छिपी हुई है जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा। ब्राउन हेयर वाली लड़की भी अंकल वोंग के पास आ गई। अनडेड सोल्जर्स को देखते हुए उसने पूछा कि आखिर वे इस सीक्रेट रेल्म को छोड़कर बाहर क्यों नहीं चले जाते। लेकिन उसके सवाल पूरा करने से पहले ही अंकल वांग ने उसे बीच में रोक दिया। उन्होंने अपनी तलवार धीरे धीरे म्यान से बाहर निकाली और सभी से कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि इस स्तर के सीक्रेट रियल्म्स हर दिन देखने को नहीं मिलते। साथ ही उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इस बार जोंग उनके साथ है, इसलिए उनकी किस्मत अच्छी रहेगी और उन्हें बेहतरीन इक्विपमेंट ड्रॉप्स मिलेंगे। जैसे ही अंकल वांग ने अपनी सोर्ड बाहर निकाली, आसपास खड़े अनडेड सोल्जर्स क्रोध से भर उठे। अंकल वांग ने अपनी गति बढ़ाई और मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ते हुए जोंग से कहा कि वह थोड़ा पीछे हट जाए। उनके अनुसार ये अनडेड सोल्जर्स सामान्य सी रैंक मॉन्स्टर्स की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक थे। उन्होंने जोंग को पीछे रहने का निर्देश दिया और कहा कि वे पहले डंजन के कोर की तरफ रास्ता बनाएंगे। इतना कहकर अंकल वांग ने अपनी सोर्ड घुमाई और एक अनडेड सोल्जर पर जोरदार हमला कर दिया। उनका वार सीधे मॉन्स्टर के सिर पर पड़ा। हमला करने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर जाई की तरफ देखा और जल्दी से अपनी टैलेंट एनहांसमेंट करने को कहा। यह सुनते ही जाई ने दोनों हाथ जोड़ लिए और अपनी शक्ति सक्रिय कर दी। उसकी एबिलिटी के प्रभाव से अंकल वांग की टैलेंट अस्थायी रूप से बढ़ गई। इस एनहांसमेंट की मदद से अंकल वांग ने कुछ ही पलों में उस अनडेड सोल्जर का अंत कर दिया। जब अंकल वांग और बाकी लोग लड़ाई में व्यस्त थे, तब जोंग दूर खड़ा सब कुछ ध्यान से देख रहा था। वह सोचने लगा कि क्या ये लोग हर दिन सिर्फ जीवित रहने के लिए मॉन्स्टर से लड़ते हैं। यह सोचते ही उसे समझ आ गया कि वे हमेशा घावों से भरे हुए घर क्यों लौटते थे। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की और हमेशा उसकी मदद करते रहे। खासकर जाई ने तो हर मुश्किल समय में उसका साथ दिया था। जोंग ने सुना था कि जाई एडवेंचरर इसलिए बनी थी क्योंकि उसे अपने भाई की आंखों का इलाज करवाने के लिए पैसे चाहिए थे। अंकल वांग और बाकी लोगों को लड़ते हुए देखकर जोंग के मन में एक नया संकल्प पैदा हुआ। उसने फैसला किया कि वह जल्द से जल्द मजबूत बनेगा और जब वह पर्याप्त पैसा कमाने लगेगा तब उन सभी लोगों का एहसान जरूर चुकाएगा जिन्होंने मुश्किल समय में उसकी मदद की थी। उसी दौरान जब उसका ध्यान कहीं और था, इंसेक्ट मदर फिर से उसके सामने प्रकट हो गई। उसने अपनी ठुड्डी के नीचे हाथ रखा और अनडेड सोल्जर की लाश को देखते हुए कहा कि यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। उनके फ्लैश और ब्लड की खुशबू उसे साफ महसूस हो रही थी। वह उन सभी को डिवॉर करना चाहती थी। जोंग ने अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले रखे और अनडेड सोल्जर की लाश की तरफ देखते हुए मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि लिटिल नाइन ने भी उस लाश को पहले ही डिटेक्ट कर लिया है। इस स्थिति को देखते हुए उसने फैसला किया कि पहले लिटिल नाइन की एबिलिटीज को टेस्ट किया जाए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लेवल 1 पॉइजन बैरियर स्किल
कोरोजन का इस्तेमाल किया। तुरंत उसकी हथेली में जहरीले धुएं की एक फॉग बनने लगी। फिर उसने लिटिल नाइन को आदेश दिया कि वह अनडेड सोल्जर की लाश को डिवावर कर ले। यह सुनकर लिटिल नाइन बेहद खुश हो गई और उसका धन्यवाद करने लगी। अगले ही पल पॉइजन फॉग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और सीधे अनडेड सोल्जर की लाश की तरफ बढ़ गई। जोंग ध्यान से यह देखने लगा कि आखिर लिटिल नाइन की डिवावरिंग एबिलिटी कितनी शक्तिशाली है और इस डिवावर के बाद उसे क्या नया परिणाम मिलने वाला है। पॉइजन फॉग धीरे धीरे मॉन्स्टर कॉप्सेस की तरफ बढ़ी और उन्हें डिवावर करना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड के अंदर उन मॉन्स्टर्स की लाशें गायब होने लगीं। जोंग ने ध्यान से देखा और समझ गया कि जैसे ही मॉन्स्टर कॉप्सेस जहरीली फॉग के संपर्क में आ रही थीं, वे तुरंत करोड़ होकर नष्ट हो रही थीं। यह देखकर जोंग को अब कोई शक नहीं रहा कि लिटिल नाइन की पॉइजनस फॉग बेहद शक्तिशाली है। जब लिटिल नाइन ने पहली कॉप्स को पूरी तरह डिवावर कर लिया तो डिवावरिंग वैल्यू बढ़कर 10 पॉइंट्स हो गई। लेकिन मॉन्स्टर्स का लेवल काफी कम था, इसलिए ग्रोथ रेट भी बहुत धीमी थी। इसका मतलब था कि लिटिल नाइन को तेजी से मजबूत होने के लिए और अधिक मॉन्स्टर्स डिवावर करने होंगे। जोंग ने एक हाथ जेब में रखा और पीछे मुड़कर वहाँ अंकल वांग और उसके साथियों को देखा। उसे महसूस हुआ कि वे सचमुच कई वर्षों से साथ काम करने वाले अनुभवी पार्टनर्स थे। बहुत कम समय में वे डंजन की गहराइयों तक पहुंच चुके थे। क्योंकि पॉइजन मिस्ट एक एरिया स्किल थी और जोंग अभी तक उसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसलिए गलती से किसी साथी के घायल होने की संभावना बनी हुई थी। इसी वजह से उसने फैसला किया कि वह अंकल वांग और बाकी लोगों के पीछे पीछे चलेगा और रास्ते में मिलने वाली मॉन्स्टर कॉप्सेस को संभालेगा। उसी समय लिटिल नाइन ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसने जोंग से कहा कि उसे कुछ महसूस हो रहा है। जोंग ने तुरंत अपना सिर घुमाया और देखा कि जमीन के नीचे से और मॉन्स्टर्स निकलने लगे हैं। लिटिल नाइन ने बताया कि उसे उस दिशा से ताज़ा फ्लैश और ब्लड की गंध महसूस हो रही है। वे मॉन्स्टर्स वास्तव में लेवल 10 शैडो लर्कर्स थे। उनके पास 20 पॉइंट्स स्ट्रेंथ, 15 पॉइंट्स एजिलिटी, 10 पॉइंट्स डिफेंस और 5 पॉइंट्स स्टैमिना थी। ये मॉन्स्टर्स शैडोज में छिपकर कमजोर टारगेट्स का शिकार करने के लिए जाने जाते थे। जोंग उन शैडो लर्कर्स को ध्यान से देखने लगा। वह सोचने लगा कि उनके नाम रेड कलर में क्यों दिखाई दे रहे हैं। फिर उसे एहसास हुआ कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका लेवल उससे काफी ज्यादा था। लेकिन जब एट्रीब्यूट्स की बात आई तो स्थिति पूरी तरह अलग थी। स्किल एनहांसमेंट की वजह से शैडो लर्कर्स के सभी एट्रीब्यूट्स जोंग से कमजोर थे। उसी समय उसके सामने उसका स्टैटिस्टिक्स विंडो प्रकट हुआ। उसकी डिवारिंग वैल्यू अभी लेवल 1 पर थी। उसकी आइडेंटिटी थी लॉर्ड ऑफ इंसेक्ट। उसका ऑक्यूपेशन था डिवाइन रैंक स्पिरिचुअल मास्टर। उसके पास 3 लेवल 1 टैलेंट्स मौजूद थीं। पहली टैलेंट थी ग्रोथ ऑफ ऑल थिंग्स, दूसरी टैलेंट थी डिवाइन एवोल्यूशन और तीसरी टैलेंट थी एंसेस्ट्रल ट्री ऑफ ऑल थिंग्स। जोंग के पास इंसेक्ट मदर लिटिल नाइन थी, जिसे 9 मायास्मा विंग के नाम से भी जाना जाता था। उसका नेचुरल रैंक कैलामिटी लेवल था। फिलहाल जोंग के पास कोई इक्विपमेंट नहीं था। उसके एट्रीब्यूट्स इस प्रकार थे: स्ट्रेंथ 35 पॉइंट्स, एजिलिटी 31 पॉइंट्स, एंड्योरेंस 27 पॉइंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन 20 पॉइंट्स। उसका कॉम्बैट पावर स्कोर 41 स्टार्स तक पहुंच चुका था। वर्तमान समय में उसके पास 2 पैसिव एबिलिटीज थीं। पहली थी एक्सपीरियंस रिटर्न, दूसरी थी एट्रीब्यूट एनहांसमेंट। उसकी करंट डिवारिंग वैल्यू 100 में से 10 थी और करंट एक्सपीरियंस अभी 0 थी। अपने स्टेटस विंडो को देखने के बाद जोंग ने एक निर्णय लिया। अब समय आ गया था कि वह इन शैडो लर्कर्स के खिलाफ अपनी असली ताकत को परखे और यह देखे कि डिवाइन रैंक स्पिरिचुअल मास्टर की शक्ति वास्तव में कितनी भयावह हो सकती है। जोंग ने फैसला किया कि अब समय आ गया है अपनी स्किल्स को टेस्ट करने का। उसने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और लिटिल नाइन को आदेश दिया कि वह पॉइजनस मिस्ट में ट्रांसफॉर्म होकर उसके साथ चले। लिटिल नाइन ने तुरंत उसकी बात मानी और पॉइजनस मिस्ट में बदल गई। वह जहरीली धुंध धीरे धीरे जमीन से चिपकते हुए आगे बढ़ने लगी। उसी समय शैडो लर्कर मॉन्स्टर्स तेजी से जोंग की तरफ बढ़ने लगे। जोंग ने अपना हाथ चेहरे के पास लाया। उसकी हथेली से लिटिल नाइन की पॉइजनस मिस्ट लगातार निकल रही थी और वह बिना पलक झपकाए मॉन्स्टर्स को घूर रहा था। कुछ सेकंड बाद वह अचानक उनकी तरफ दौड़ पड़ा। यह देखकर शैडो लर्कर्स ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जोंग ने बड़ी आसानी से उनके सभी अटैक्स डॉज हमलों से बचते हुए उसने अपने हाथ से उनके शरीर को छू लिया और उसी पल पॉइजनस मिस्ट उनके अंदर प्रवेश कर गई। मॉन्स्टर्स ने तुरंत उस जगह की तरफ देखा जहां जोंग ने उन्हें छुआ था। जब उन्होंने अपने शरीर पर फैलती हुई पॉइजनस मिस्ट देखी तो वे पूरी तरह
तरह भ्रमित हो गए। जोंग शांत खड़ा उन्हें देखता रहा। फिर उसने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया, मुट्ठी को कसकर बंद किया और चेहरे पर हल्की मुस्कान ला दी। उसी क्षण लिटिल नाइन की पॉइजनस मिस्ट और भी घनी हो गई। धीरे धीरे वह मॉन्स्टर्स के शरीर को कोरोड करने लगी। उनका फ्लैश गलने लगा, हड्डियां टूटने लगीं और कुछ ही पलों में उनके पूरे शरीर नष्ट होने लगे। जोंग बस चुपचाप खड़ा यह दृश्य देखता रहा। तभी उसके सामने कई सिस्टम विंडोज प्रकट हो गईं। उसे 200 स्पेशल एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त हुए। मॉन्स्टर्स की लाशों को देखते हुए जोंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि ये मॉन्स्टर्स उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकते। साथ ही उसने देखा कि डिवाउरिंग वैल्यू भी तेजी से बढ़ रही थी। यही बात उसे सबसे ज्यादा संतुष्टि दे रही थी। तभी जब वह अपने विचारों में खोया हुआ था, लिटिल नाइन फिर से उसके सामने प्रकट हुई। उसने जोंग को बताया कि उनके पीछे और भी ब्लड फूड दिखाई दिया है। यह सुनते ही जोंग ने पीछे मुड़कर देखा और सचमुच वहां से कई और शैडो लर्कर मॉन्स्टर्स निकल रहे थे। लेकिन इस बार जोंग ने कोई हरकत नहीं की। उसने बस दोनों हाथ अपनी जेब में डाल लिए और शांत खड़ा रहा। फिर उसने मॉन्स्टर्स की तरफ देखा और गंभीरता से सोचने लगा। उसे अंकल वांग बाकी लोगों की चिंता होने लगी थी। अब उसे समझ आ गया था कि इस डंजन में जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा हिडन मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। अगर वह जल्दी नहीं पहुंचा तो अंकल वांग और बाकी लोग खतरे में पड़ सकते थे। इसलिए उसने फैसला किया कि इन मॉन्स्टर्स को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना होगा। इसके बाद उसने लिटिल नाइन से पूछा कि क्या वह अकेले इन मॉन्स्टर्स को संभाल सकती है। यह सुनकर लिटिल नाइन धीरे धीरे पॉइजनस मिस्ट के भीतर से प्रकट हुई। उसने सामने मौजूद मॉन्स्टर्स की तरफ देखा और अपना हाथ उनकी ओर बढ़ा दिया। फिर आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए उसने जोंग से कहा, इन सबको मेरे हवाले कर दो। मेरे लिए ये सभी मॉन्स्टर्स सिर्फ छोटे छोटे शिकार हैं। कई मिनट बाद जोंग उस जगह पहुंचा जहां अंकल वांग और बाकी लोग मौजूद थे। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि अंकल वांग बुरी तरह घायल हो चुके थे। वे दोनों मॉन्स्टर्स से पूरी तरह घिरे हुए थे। अंकल वांग अपनी स्वॉर्ड को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़े हुए थे और उनकी पीठ जी की पीठ से लगी हुई थी। वहीं जी ने अपने दोनों हाथ मॉन्स्टर्स की तरफ फैलाए हुए थे और किसी भी अटैक से खुद को बचाने के लिए अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करने को तैयार थी। धीरे धीरे मॉन्स्टर्स उनकी तरफ बढ़ने लगे। उनकी आंखों में केवल हत्या की भूख दिखाई दे रही थी। अंकल वांग के घाव से बहता हुआ ब्लड उनके चेहरे तक पहुंच रहा था। उन्होंने अपने दांत भींच लिए और मॉन्स्टर्स को घूरते हुए जेड से कहा कि हर गुजरते पल के साथ इन मॉन्स्टर्स को हराना और मुश्किल होता जा रहा है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो उनके लिए जिंदा बचकर निकलना लगभग असंभव होगा। यह कहते हुए अंकल वांग ने अपना सिर उसकी तरफ घुमाया और उसे आदेश दिया कि वह जोंग को ढूंढे और यहाँ से तुरंत निकल जाए। ये सुनते ही जेड हैरान रह गई। उसने उनकी तरफ देखा और पूछा कि आखिर वे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसी समय जब अंकल वांग का ध्यान कुछ पल के लिए भटका हुआ था, एक अनडेड सोल्जर ने मौका देख लिया। वह अचानक तेजी से उनकी तरफ झपटा। उसका इरादा अंकल वांग पर सरप्राइज अटैक करने का था। अंकल वांग ने स्वॉर्ड को एक हाथ से पकड़ा हुआ था और उनकी नजर अभी भी जी पर थी। अचानक उन्हें किसी खतरनाक प्रेजेंस का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपना सिर घुमाया और जैसे ही उनकी नजर अनडेड सोल्जर पर पड़ी, उनका चेहरा बदल गया। मॉन्स्टर की स्वॉर्ड सीधे उनके सिर की तरफ पड़ रही थी। उन्होंने अपने दांत भींच लिए। उनके मन में केवल एक ही विचार आया, यह अच्छा नहीं है। लेकिन ठीक उसी क्षण जैसे मौत उनके सामने खड़ी हो, जोंग वहां प्रकट हो गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लिटिल नाइन की पॉइजनस मिस्ट एबिलिटी का इस्तेमाल कर दिया। अनडेड सोल्जर की स्वॉर्ड अंकल वांग तक पहुंच पाती उससे पहले ही पॉइजनस मिस्ट उसके शरीर से चिपक गई। अगले ही पल उसका शरीर धीरे धीरे गलना शुरू हो गया। उसकी त्वचा, हड्डियां और पूरा शरीर कोरोड होने लगा। कुछ ही सेकंड में वह मॉन्स्टर पूरी तरह नष्ट हो गया। अनडेड सोल्जर का शरीर धीरे धीरे हवा में बिखरने लगा। यह दृश्य देखकर अंकल वांग स्तब्ध रह गए। वे एक साथ सरप्राइज और कंफ्यूजन दोनों महसूस कर रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अभी हुआ क्या है। तभी जोंग ने शांत स्वर में पूछा, आप लोग ठीक हैं? जोंग की आवाज सुनते ही अंकल वांग ने पीछे मुड़कर देखा और जैसे ही उनकी नजर जोंग पर पड़ी, वे कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। उन्होंने अपने दांत भींच लिए लेकिन उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। जैसे जैसे जोंग उनकी तरफ बढ़ता गया, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और फिर से लिटिल नाइन की पॉइजनस मिस्ट का इस्तेमाल किया। जहरीली धुंध तेजी से फैलने लगी। जो भी अनडेड सोल्जर्स उसके संपर्क में आते, उनके शरीर तुरंत गलने लगते। एक के बाद एक मॉन्स्टर्स नष्ट होने लगे। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में मौजूद सभी अनडेड सोल्जर्स पॉइजनस मिस्ट की चपेट में आ गए। कुछ ही मिनटों में बैटलफील्ड का माहौल पूरी तरह बदल गया।
जहां पहले मॉन्स्टर्स का आतंक छाया हुआ था, अब वहां केवल उनके बिखरे हुए अवशेष पड़े थे। जब अनडेड सोल्जर्स धीरे धीरे कोरोड होकर नष्ट हो रहे थे, तब अंकल वांग ने एक हाथ में स्वॉर्ड पकड़े हुए अपना शरीर जोंग की तरफ घुमाया। उन्होंने जोंग को घूरते हुए पूछा कि आखिर एक क्रिएशन क्लास अवेकेंड होने के बावजूद वह ऐसा कैसे कर पा रहा है। जोंग उनके सामने आकर रुक गया। उसके शरीर से एक शक्तिशाली एनर्जी निकल रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर अंकल वांग की तरफ घुमाया और कहा कि उसके पास एक हिडन एबिलिटी है जिसका नाम पॉइजनस मिस्ट है। यह कहने के बाद उसने फिर से अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और लिटिल नाइन की पॉइजनस मिस्ट एबिलिटी का इस्तेमाल किया। इसके बाद जोंग ने देखा कि अंकल वांग बुरी तरह घायल हो चुके हैं। उसने तुरंत जियोलान और जैली से कहा कि वे अंकल वांग को जल्दी से सीक्रेट रेल्म के पोर्टल तक ले जाएं। साथ ही उसने यह भी बताया कि वह पीछे रुककर उनका कवर करेगा। यह सुनते ही सभी लोग हैरान रह गए। अंकल वांग ने अविश्वास भरी नजरों से उसे देखा और कहा कि भले ही उसके पास डिवाइन क्लास हो, लेकिन यह काम बेहद खतरनाक है। जियो भी जोंग की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने जोंग से कहा कि वह भी उनके साथ चले। यहाँ अकेले रुककर अनडेड सोल्जर्स से लड़ना सही नहीं होगा। जब सभी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, तब ज़ेडली चुपचाप अपना हाथ मुंह के पास रखे खड़ी रही। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। जोंग ने उनकी तरफ अपनी पीठ कर ली। उसके शरीर से निकलती हुई एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने हल्का सा अपना सिर उनकी तरफ घुमाया और अंकल वांग को आश्वासन दिया कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा। ये कहने के बाद वह पूरी तरह उनकी तरफ से मुड़ गया और मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ने लगा। उसी समय सिस्टम की आवाज पूरे सीक्रेट रेल्म में गूंज उठी। नोटिफिकेशन में बताया गया कि सीक्रेट रेल्म के लास्ट लेवल में मौजूद लोगों की संख्या रिक्वायरमेंट पूरी कर चुकी है, इसलिए सीक्रेट रेल्म का फाइनल ट्रायल समन किया जा रहा है। यह खबर सुनते ही सभी के चेहरे बदल गए। उधर अंकल वांग लगातार जोंग को दूर जाते हुए देख रहे थे। वे उसे रोकना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वे कुछ कहने वाले थे, जियो ने उन्हें रोक दिया। उसने उनकी तरफ देखा और कहा कि जोंग कोई लापरवाह इंसान नहीं है। अगर उसने ऐसा फैसला लिया है तो जरूर उसके पास कोई योजना होगी, इसलिए उन्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। काफी देर सोचने के बाद अंकल वांग ने आखिरकार जोंग पर विश्वास करने का फैसला किया। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी स्वॉर्ड उसकी तरफ फेंक दी और कहा कि बाद में इसे वापस करना मत भूलना। जोंग ने तुरंत हाथ बढ़ाकर स्वॉर्ड पकड़ ली, फिर मुस्कुराते हुए कहा कि चिंता मत कीजिए, वह इसे सही सलामत वापस लौटा देगा। यह स्वॉर्ड थी नोविस कॉन्करर्स स्वॉर्ड। इसमें 25 स्पीड पॉइंट्स, 30 स्ट्रेंथ पॉइंट्स और 2% अटैक स्पीड बोनस मौजूद था। इसके अलावा इसमें एक पैसिव एबिलिटी भी थी जो पहले से एक्टिव थी। जोंग ने स्वॉर्ड को अपने चेहरे के पास लाकर मॉन्स्टर्स को आक्रामक नजरों से घूरना शुरू कर दिया। उसके लिए यह स्थिति बेहद फायदेमंद थी, क्योंकि अंकल वांग की स्वॉर्ड मिलने के बाद वह पॉइजनस मिस्ट की अटैक रेंज को और भी बढ़ा सकता था। उसने तुरंत पॉइजनस मिस्ट एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। धीरे धीरे जहरीली धुंध स्वॉर्ड की ब्लेड पर फैलने लगी। उधर अनडेड सोल्जर्स भी पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ने लगे। वे जोंग पर हमला करना चाहते थे, लेकिन अगले ही पल जोंग बिजली की तरह हरकत में आ गया। पलक झपकते ही उसने उनके सभी अटैक्स डॉज कर दिए। फिर अंकल वांग की स्वॉर्ड घुमाते हुए मॉन्स्टर्स के शरीर टुकड़ों में काट दिए। स्वॉर्ड की ब्लेड पर मौजूद पॉइजनस मिस्ट उनके शरीरों में फैल गई और देखते ही देखते वे कोरोड होकर नष्ट होने लगे। इन मॉन्स्टर्स के लिए जोंग का मुकाबला करना असंभव था। आखिर वह पूरे स्कूल का सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड्समैन था। लेकिन जब जोंग अनडेड सोल्जर्स को खत्म करने में व्यस्त था, तभी एक और भी खतरनाक मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी स्पीड बाकी सभी मॉन्स्टर्स से कहीं ज्यादा थी। मॉन्स्टर ने अपनी स्वॉर्ड कसकर पकड़ ली और चुपचाप जोंग की तरफ बढ़ने लगा। उसका इरादा सरप्राइज अटैक करने का था। शुरुआत में जोंग को उसकी प्रेजेंस महसूस नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसकी नजर उस मॉन्स्टर पर पड़ गई। मॉन्स्टर अविश्वसनीय स्पीड से उसकी तरफ आ रहा था। जोंग ने तुरंत मोमेंटम लिया और एक बड़ी जंप लगा दी। अगले ही पल मॉन्स्टर की स्वॉर्ड जमीन पर आ गिरी। धड़ाम! अटैक इतना शक्तिशाली था कि पूरी जमीन टूटकर बिखर गई। चारों तरफ पत्थरों के टुकड़े उड़ने लगे। मॉन्स्टर ने देखा कि जोंग ने उसका अटैक डॉज कर लिया है। तुरंत उसकी आंखों में मर्डरस इंटेंट भर गया। उसने स्वॉर्ड को और मजबूती से पकड़ा और जैसे ही उसने देखा कि जोंग अभी भी हवा में है, उसने दूसरा अटैक कर दिया। सौभाग्य से जोंग समय रहते प्रतिक्रिया कर पाया। उसने अंकल वांग की स्वॉर्ड आगे करके अटैक ब्लॉक कर लिया, लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा अंतर था। टन! एक तेज आवाज गूंजी और अगले ही पल अंकल वांग की स्वॉर्ड बीच से टूट गई।
ब्रोकन स्वॉर्ड के साथ जोंग को कई मीटर दूर उछाल दिया गया। वह तेजी से पीछे की तरफ फिसलने लगा, लेकिन उसने अपने पैर जमीन पर जमा दिए और किसी तरह अपने शरीर को रोक लिया। इसके बाद उसने अपना सिर घुमाकर ब्रोकन स्वॉर्ड की तरफ देखा। उसे यकीन ही नहीं हुआ। अंकल वांग की स्वॉर्ड सचमुच टूट चुकी थी। अब जोंग बॉस से ज्यादा स्वॉर्ड को लेकर परेशान था। उसके दिमाग में केवल एक ही सवाल घूम रहा था, वह अंकल वांग को कैसे समझाएगा कि उनकी कीमती स्वॉर्ड टूट गई है। उसी समय सिस्टम ने बॉस की जानकारी दिखा दी। सीक्रेट रेल्म का बॉस था अनडेड किंग, लेवल 15। यह देखकर जोंग का चेहरा गंभीर हो गया। अनडेड किंग धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने एक हाथ में स्वॉर्ड पकड़ रखी थी। उसकी आंखें जोंग पर टिकी हुई थीं। उनमें केवल हत्या की इच्छा दिखाई दे रही थी। अचानक अनडेड किंग का शरीर कांपने लगा और अगले ही पल वह गायब हो गया। जोंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही अनडेड किंग उसकी पीठ के पीछे प्रकट हो गया। उसने स्वॉर्ड उठाई और अटैक करने की तैयारी कर ली। जैसे ही जोंग को पीछे से आती हुई खतरनाक प्रेजेंस का एहसास हुआ, उसके पूरे शरीर में खतरे की घंटियां बज उठीं। जोंग ने तुरंत अपना सिर घुमाया और आक्रामक नजरों से अनडेड किंग को देखने लगा। उसी क्षण उसने जोर से लिटिल नाइन को पुकारा। जैसे ही अनडेड किंग की स्वॉर्ड जोंग पर गिरने वाली थी, अचानक लिटिल नाइन वहां प्रकट हो गई। उसने केवल एक हाथ से स्वॉर्ड की ब्लेड को पकड़ लिया। पूरा बैटलफील्ड एक पल के लिए शांत हो गया। लिटिल नाइन की नजरें सीधे अनडेड किंग पर टिकी हुई थीं। फिर उसने बिना नजर हटाए जोंग से पूछा, क्या मैं इसे खत्म कर सकती हूँ? जोंग ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, हाँ। यह सुनते ही लिटिल नाइन के चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान आ गई। अगले ही पल क्रैक, सिर्फ अपनी पकड़ की ताकत से उसने अनडेड किंग की स्वॉर्ड को टुकड़ों में तोड़ दिया। टूटी हुई ब्लेड के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। फिर लिटिल नाइन ने अपने दोनों हाथ फैलाए। उसके शरीर से एक भयावह एनर्जी निकलने लगी। वह एनर्जी चारों दिशाओं में फैल रही थी। यह दृश्य देखकर अनडेड किंग भी सतर्क हो गया। अब उसकी स्वॉर्ड नष्ट हो चुकी थी, इसीलिए उसने अपने फिस्ट से हमला करने का फैसला किया। लिटिल नाइन का ध्यान भटका हुआ देखकर अनडेड किंग अचानक उसकी तरफ झपटा। वह सरप्राइज अटैक करना चाहता था, लेकिन उसी समय लिटिल नाइन ने अपनी आंखें खोल दी। उसके शरीर में एक भयानक बदलाव आने लगा। उसकी आंखों में किलर इंटेंट साफ दिखाई दे रही थी। वह सीधे अनडेड किंग को घूरने लगी। अगले ही पल उसके टेंटिकल्स बाहर निकल आए। उसने तुरंत ऑफेंसिव स्टैंस अपना लिया और फिर शुरू हुआ एकतरफा नरसंहार। उसके टेंटिकल्स स्वॉर्ड की तरह तेज थे। वे लगातार अनडेड किंग पर वार करने लगे। अनडेड किंग हर अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लिटिल नाइन की स्पीड और पावर उसके लिए बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे उसका शरीर टूटने लगा। सबसे पहले उसका बायां हाथ कटकर गिर गया, फिर उसका दायां हाथ भी अलग हो गया। अनडेड किंग दर्द से गरज उठा, लेकिन लिटिल नाइन नहीं रुकी। उसने एक और हमला किया। स्विश! इस बार अनडेड किंग का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। फिर उसने अपने टेंटिकल को सीधे उसके सिर में घोंप दिया। इसके बाद वह मुड़ी और जोंग की तरफ चलने लगी। पीछे अनडेड किंग का शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अब उसके हाथ में बॉस का कटा हुआ सिर था। उसके पूरे शरीर से शक्तिशाली एनर्जी निकल रही थी। यह दृश्य देखकर जोंग मुस्कुरा उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लिटिल नाइन सीक्रेट रेल्म के बॉस के सामने भी इतनी शांत और आत्मविश्वासी रह सकती है। उसने सोचा कि अब बॉस मर चुका है, इसलिए पोर्टल जल्द ही खुल जाएगा। लिटिल नाइन ने मोमेंटम लिया और जोंग के पास आकर उतर गई। तभी अचानक उसके सामने एक एनर्जी क्रिस्टल प्रकट हुआ। जोंग ने हैरानी से उसे देखना शुरू कर दिया। उसे समझ नहीं आया कि यह आखिर क्या है। एनर्जी क्रिस्टल धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। फिर उसने आसपास पड़े मॉन्स्टर्स के कॉर्प्सेस से मैजिक एनर्जी खींचना शुरू कर दिया। चारों तरफ बिखरी हुई मैजिक एनर्जी क्रिस्टल के अंदर समाने लगी। यह देखकर जोंग पूरी तरह चौंक गया। कुछ सेकंड बाद क्रिस्टल पहले से कई गुना ज्यादा चमकने लगा। उसके अंदर जमा हुई एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही थी। पूरा सीक्रेट रेल्म उस रहस्यमयी रोशनी से जगमगाने लगा और तभी एनर्जी क्रिस्टल अचानक तेजी से कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ जन्म लेने वाला हो। जोंग और लिटिल नाइन दोनों की नजरें उसी क्रिस्टल पर टिक गईं, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि असली रहस्य अभी सामने आना बाकी है। अचानक एनर्जी क्रिस्टल तेजी से ग्लो करने लगा। उसकी चमक इतनी बढ़ गई कि पूरे सीक्रेट रेल्म में रोशनी फैल गई। फिर अगले ही पल धड़ाम, क्रिस्टल के अंदर से एक विशाल मॉन्स्टर प्रकट हुआ। उसका नाम था अनडेड टायरेंट। उसका आकार इतना बड़ा था कि वह लिटिल नाइन और जोंग दोनों से लगभग 20 गुना विशाल दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में भयानक किलर
किलर इंटेंट भरा हुआ था। वह लगातार जोंग और लिटिल नाइन को घूर रहा था। यह देखकर जोंग के मन में एक विचार आया, क्या एनर्जी क्रिस्टल ही इस सीक्रेट रेल्म का असली बॉस था? उसने अपने दांत भींच लिए और तुरंत लिटिल नाइन को आदेश दिया, अनडेड टायरेंट के अंदर मौजूद एनर्जी क्रिस्टल को नष्ट कर दो। यह सुनते ही लिटिल नाइन तैयार हो गई। उधर अनडेड टायरेंट ने एक भयानक रोर किया। उसकी गर्जना से पूरा सीक्रेट रेल्म कांप उठा। अगले ही पल उसने अपने विशाल मेस को घुमाया और लिटिल नाइन पर हमला कर दिया। लेकिन पलक झपकते ही लिटिल नाइन ने मोमेंटम लिया और दीवार की तरफ छलांग लगा दी। उसने हवा में खुद को उछालकर अटैक को आसानी से डॉज कर लिया। धड़ाम! अनडेड टायरेंट का मेस जमीन से टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी कि जमीन कई हिस्सों में टूट गई। लेकिन मॉन्स्टर रुका नहीं। उसने तुरंत दूसरा अटैक कर दिया। इस बार भी लिटिल नाइन ने मोमेंटम लिया और हवा में ऊंची जंप लगा दी। वह फिर से अटैक से बच गई। मॉन्स्टर का मेस दोबारा जमीन पर गिरा। चारों तरफ पत्थरों के टुकड़े उड़ने लगे। हवा में मौजूद लिटिल नाइन की आंखों में अब मर्डरस इंटेंट साफ दिखाई दे रही थी। वह सीधे अनडेड टायरेंट को घूर रही थी। अचानक उसने अपने दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए। अगले ही पल उसके शार्प टेंटिकल्स बिजली की रफ्तार से आगे बढ़े। उसने लगातार अनडेड टायरेंट पर हमला शुरू कर दिया। हर टेंटिकल स्वॉर्ड की तरह तेज था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतना विशाल मॉन्स्टर होने के बावजूद अनडेड टायरेंट अविश्वसनीय स्पीड से सभी अटैक्स डॉज कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी भी अटैक से कोई डर ही न हो। यह देखकर जोंग भी चौंक गया। उसने अपने दांत भींच लिए। उसे समझ आ गया कि यह बॉस पहले के सभी मॉन्स्टर्स से कहीं ज्यादा खतरनाक है। फिर अचानक उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ी। मलबे के बीच कई प्लांट्स उगे हुए दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखते ही उसके दिमाग में एक योजना बन गई। उसने फैसला किया कि अब समय आ गया है अपनी डिवाइन क्रिएशन क्लास की असली शक्ति इस्तेमाल करने का। स्पिरिचुअल मास्टर जोंग ने प्लांट्स को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा था। वह जानता था कि उसके पास केवल एक ही मौका है। अगर यह योजना सफल हुई तो अनडेड टायरेंट का अंत निश्चित होगा। जोंग को समझ आ गया था कि अनडेड टायरेंट बेहद तेज था और उसके हर अटैक में विनाशकारी ताकत छिपी हुई थी। अनडेड टायरेंट ने अपना विशाल मेस जमीन से उठाया और पूरी ताकत के साथ मोमेंटम लेने लगा। जोंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बेकाबू रेज से भरा बुल उसकी तरफ दौड़ रहा हो। लेकिन जोंग समझ चुका था कि यही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है। उधर लिटिल नाइन ने अपने शार्प टेंटिकल्स से अनडेड टायरेंट पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अनडेड टायरेंट ने अपने पूरे शरीर को तेजी से स्पिन करना शुरू कर दिया। उसने बड़ी आसानी से सभी टेंटिकल्स को डॉज कर दिया। फिर उसने दोबारा मोमेंटम लिया और बिजली जैसी स्पीड से जोंग की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही सेकंड बाद उसने हवा में एक विशाल जंप लगा दी। जोंग ने अपना सिर उठाकर अनडेड टायरेंट की तरफ देखा। उसकी नजरें पूरी तरह बॉस पर टिकी हुई थीं। उसने मन ही मन कहा, यह अच्छा नहीं है। उसे अभी अभी महसूस हुआ था कि जमीन के नीचे कई हिडन स्पिरिचुअल रूट्स मौजूद हैं और यही उसकी जीत की आखिरी उम्मीद थी। हवा में मौजूद अनडेड टायरेंट ने दोनों हाथों से अपना मेस कसकर पकड़ लिया। वह पूरी ताकत से जोंग की तरफ बढ़ रहा था। उसका इरादा एक ही अटैक में जोंग का अंत करने का था, लेकिन जोंग बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने फैसला कर लिया था कि वह अपनी एबिलिटी ठीक उसी पल इस्तेमाल करेगा जब बॉस उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा। कुछ सेकंड बाद अनडेड टायरेंट आखिरकार उसकी रेंज में आ गया। जोंग की आंखों में एक चमक उभरी। उसे समझ आ गया कि यही सही मौका है। उसने तुरंत अपना हाथ जमीन की तरफ बढ़ाया। अगले ही पल उसके हाथ के नीचे एक ग्रीन सिंबल चमकने लगा। उसने अपनी डिवाइन टैलेंट एक्टिवेट कर दी। धीरे धीरे जमीन के नीचे छिपी हुई स्पिरिचुअल रूट्स बाहर निकलने लगी। जोंग ने अपना शरीर अनडेड टायरेंट की तरफ घुमाया। उसकी आंखों में अब मौत जैसा सन्नाटा था। उसने अपना हाथ बॉस की तरफ बढ़ाया और अगले ही पल धड़ाम 4 विशाल स्पिरिचुअल रूट्स जमीन फाड़कर बाहर निकली। उन्होंने सीधे अनडेड टायरेंट के शरीर को भेद दिया। हवा में ही जकड़ गया। वह जितनी भी कोशिश करता अपने शरीर को हिला तक नहीं पा रहा था। जोंग का हाथ अब भी उसकी तरफ बढ़ा हुआ था। उसके पूरे शरीर से शक्तिशाली ऑरा निकल रही थी। फिर उसने लिटिल नाइन की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है। यह सुनते ही लिटिल नाइन पलक झपकते ही अनडेड टायरेंट के सामने पहुंच गई। उसने एक हाथ बॉस के सिर पर रख दिया। दूसरे हाथ के शार्प क्लॉज पूरी तरह तैयार थे। उसकी आंखों में केवल किलर इंटेंट दिखाई दे रही थी। उसने जोंग की तरफ देखकर जवाब दिया, अंडरस्टूड मास्टर। यह सुनते ही अनडेड टायरेंट का चेहरा बदल गया। उसे एहसास हो चुका था कि अब उसका अंत तय है।
उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वह कोई हरकत करने वाला था, लिटिल नाइन ने मोमेंटम लिया। अपने शार्प क्लॉज और टेंटिकल्स की मदद से उसने एक ही वार किया। स्विश! अनडेड टायरेंट का विशाल शरीर बीच से 2 हिस्सों में कट गया। उसी अटैक के साथ स्पिरिचुअल रूट्स भी टूटकर बिखर गईं। कुछ ही सेकंड में अनडेड टायरेंट का विशाल कॉर्प्स जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। पूरा सीक्रेट रेल्म उस धमाके से कांप उठा। जोंग अब भी अपना हाथ आगे बढ़ाए खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और अनडेड टायरेंट के निर्जीव शरीर को देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी। आखिरकार सीक्रेट रेल्म का सबसे शक्तिशाली बॉस भी उसके सामने हार चुका था। धीरे धीरे जमीन से निकली हुई सभी स्पिरिचुअल रूट्स वापस मिट्टी के अंदर समाने लगीं। कुछ ही सेकंड बाद अनडेड टायरेंट के कॉर्प्स के अंदर से एक चमकता हुआ कोर बाहर निकल आया। जैसे ही जोंग ने उसे देखा, उसने बिना देर किए उसकी तरफ दौड़ लगा दी। उसे पता था कि अगर कोर उड़ गया तो बड़ी परेशानी हो सकती है। पर कोर उड़ पाता उससे पहले ही जोंग ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर उसने अपनी मुट्ठी पूरी ताकत से भींच ली। क्रैक! कोर उसकी पकड़ में ही चकनाचूर हो गया। उसके छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगे। जोंग अपनी मुट्ठी को घूरते हुए मन ही मन बोला, आखिरकार सब खत्म हो गया। उसी समय लगातार कई सिस्टम नोटिफिकेशंस उसके सामने दिखाई देने लगे। सिस्टम ने उसे कंग्रेचुलेशंस देते हुए बताया कि उसने सी रैंक सीक्रेट रेल्म टेम्पल ऑफ द अनडेड को सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है। इसके बाद सिस्टम ने सभी टीम मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना शुरू किया। कुछ सेकंड बाद फाइनल रिजल्ट सामने आ गया। लेवल 0 स्पिरिचुअल मास्टर जोंग चेन को इस सीक्रेट रेल्म में S+ रेटिंग मिली। वहीं लेवल 12 स्वॉर्ड्समैन वांग यी को B- रेटिंग प्राप्त हुई। लेवल 11 वॉरलॉक लू यिंग को A रेटिंग मिली और लेवल 10 बॉक्सर एंडिन को B- रेटिंग हासिल हुई। इसके बाद हेवनली सिस्टम ने टीम रिवॉर्ड्स जेनरेट करना शुरू कर दिया। जोंग के सामने एक बड़ा सा सिस्टम विंडो खुल गया। कुछ ही पलों में उसमें कई वेपन्स दिखाई देने लगे। पहला वेपन एक डैगर था, दूसरा एक सेप्टर, तीसरा हैवी एक्स, चौथा लाइट एक्स और पांचवा हैमर। उधर स्पिरिचुअल रूट्स पूरी तरह जमीन के अंदर वापस चली गई थी। जोंग कई सेकंड तक सिस्टम विंडो को ध्यान से देखता रहा। वह सोच रहा था कि इनमें से कौन सा वेपन सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। आखिरकार उसने अपना हाथ विंडो के अंदर डाला और डैगर को बाहर निकाल लिया। जैसे ही वेपन उसके हाथ में आया, उसकी पूरी स्टैटिस्टिक्स सामने दिखाई देने लगी। इस वेपन का नाम था ईड्यूज स्विफ्ट डैगर। इसकी रैंक D थी। यह यूजर को 50 अटैक पॉइंट्स और 5% स्पीड बोनस देता था। साथ ही यह डैगर सोर्ड कैटेगरी से रिलेटेड था और 2 प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स भी प्रदान करता था। जोंग ने डैगर को एक हाथ में पकड़कर उसकी ब्लेड को ध्यान से देखा। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसे यह वेपन काफी पसंद आया। फिर उसने मन ही मन फैसला किया कि यही डैगर वह अंकल वांग को उनकी टूटी हुई स्वॉर्ड के बदले कॉम्पेंसेशन के रूप में देगा। जोंग ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और सिस्टम विंडो को ध्यान से देखने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि यहाँ तो बहुत सारा इक्विपमेंट मौजूद है, लेकिन कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि यह सभी इक्विपमेंट केवल कॉम्बैट क्लासेस के लिए बनाए गए हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्रिएशन क्लासेस के लिए भी कोई उपयुक्त इक्विपमेंट मौजूद है या नहीं। यह सोचकर वह सिस्टम विंडो के पास गया। उसने अपना हाथ विंडो के अंदर डाला और एक एक करके सभी इक्विपमेंट के एट्रीब्यूट्स देखने का फैसला किया। सबसे पहले उसने हैमर को बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही हैमर पूरी तरह बाहर आया, धड़ाम, वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा क्योंकि उसका वेट बेहद ज्यादा था। इस वेपन का नाम था कॉल ऑफ द किंग। यह यूजर को 100 स्ट्रेंथ पॉइंट्स देता था, लेकिन इसके भारी वेट की वजह से 100 एजिलिटी पॉइंट्स भी कम हो जाते थे। इस वेपन की खास पैसिव एबिलिटी यह थी कि यूजर के पास 10% चांस होता था कि उसका क्रिटिकल डैमेज 5 गुना तक बढ़ जाए। जोंग हैमर को जमीन से उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक अजीब सा एहसास उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसी समय एक नया सिस्टम नोटिफिकेशन उसके सामने प्रकट हुआ। उसमें लिखा था कि उसे एक्सपीरियंस रिवॉर्ड दिया जा रहा है। यह देखकर जोंग तुरंत समझ गया कि सीक्रेट रेल्म क्लियर करने के बाद मिले एक्सपीरियंस पॉइंट्स अब उसके अकाउंट में जुड़ रहे हैं। शुरुआत में हैमर उठाना उसके लिए लगभग असंभव था, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी लगातार बढ़ने लगी। कुछ ही सेकंड बाद वह उसी भारी हैमर को एक हाथ से ऐसे उठाने लगा जैसे उसका कोई वेट ही न हो। फिर एक और सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आया। उसमें लिखा था कि यूनाइटेड एबिलिटी अब एक्टिव हो चुकी है। इसके प्रभाव से जोंग के सभी एट्रीब्यूट्स में 20% की वृद्धि हो गई। उसके पूरे शरीर से शक्तिशाली एनर्जी निकलने लगी। एक हाथ में विशाल हैमर उठाए हुए
उसने दूसरा हाथ अपनी पैंट पॉकेट में डाल लिया। फिर उसने हैमर की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान दी। इंसेक्ट मदर की पैसिव एबिलिटी की वजह से वह अब लेवल 6 तक पहुंच चुका था। इस लेवल अप के साथ यूनाइटेड एबिलिटी का इफेक्ट भी पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था। अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि हर लेवल बढ़ने के साथ उसकी फिजिकल कॉम्बैट एबिलिटी भी लगातार मजबूत होती जा रही है। इसी सोच में खोया हुआ था कि तभी लिटिल नाइन उसके पास आ गई। उसने धीरे से जोंग की शर्ट पकड़कर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसकी आवाज सुनते ही जोंग अपनी सोच से बाहर आ गया। लिटिल नाइन ने अपनी उंगली सिस्टम विंडो की तरफ करते हुए मासूमियत से पूछा, मास्टर, क्या मैं इन सबको रिवॉर्ड के तौर पर खा सकती हूँ? यह सुनकर जोंग हल्का सा मुस्कुराया। उसने हैमर वापस जमीन पर रख दिया, फिर लिटिल नाइन की आंखों में देखते हुए कुछ सेकंड तक सोचता रहा। आखिरकार उसने प्यार से कहा, नहीं लिटिल नाइन, तुम ये इक्विपमेंट नहीं खा सकती। ये सब अंकल वोंग और बाकी लोगों के लिए हैं। इन्हें बेचकर काफी मनी मिल सकती है, और अगर तुमने इन्हें खा लिया तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। लिटिल नाइन ने एक हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लिया और दूसरे हाथ से अपने होंठों को छूते हुए उदास चेहरे से जोंग की तरफ देखने लगी। फिर उसने अपना शरीर अनडेड टायरेंट के कॉर्प्स की तरफ घुमाया और मासूमियत से पूछा, मास्टर, क्या मैं इसे डिवावर कर सकती हूँ? यह सुनते ही जोंग को अचानक याद आया कि बॉस का कॉर्प्स अभी भी वहीं पड़ा हुआ है। वह लगभग उसे भूल ही चुका था, लेकिन डिवावरिंग वैल्यू बेहद कीमती होती है। उसे किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं किया जा सकता था। उसके शरीर से अब भी शक्तिशाली ऑरा निकल रही थी। उसने अनडेड टायरेंट के कॉर्प्स की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए लिटिल नाइन को उसे डिवावर करने की परमिशन दे दी। आखिर वह बॉस उसी का शिकार था। परमिशन मिलते ही लिटिल नाइन बिना एक पल घुमाए उस विशाल कॉर्प्स की तरफ दौड़ पड़ी। जोंग भी उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक सवाल आया। अनडेड टायरेंट का कॉर्प्स इतना विशाल है, अगर लिटिल नाइन इसे पॉइजनस मिस्ट से करोड करेगी तो इसमें काफी समय लग जाएगा। लेकिन लिटिल नाइन ने कुछ और ही करने का फैसला किया। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना मुंह खोला और जोंग से कहा, मैं खाने जा रही हूँ। अचानक उसका पूरा शरीर कांपने लगा। कुछ ही सेकंड में वह वापस अपने नेचुरल फॉर्म में लौट आई। अब उसका असली रूप सामने था। उसने अपनी खून से भरी नजरों से अनडेड टायरेंट के कॉर्प्स को घूरा, फिर अपना विशाल मुंह खोलकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। हालांकि अनडेड टायरेंट का कॉर्प्स बहुत बड़ा था, लेकिन मदर इंसेक्ट के नेचुरल फॉर्म के सामने वह भी बेहद छोटा लग रहा था। दृश्य देखकर जोंग पूरी तरह दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिटिल नाइन कॉर्प्स को डिवावर करने के लिए अपना असली रूप दिखाएगी। अगले ही पल लिटिल नाइन ने एक जोरदार रोर किया। उसकी गर्जना पूरे सीक्रेट रेल्म में गूंज उठी। फिर उसने अनडेड टायरेंट के पूरे कॉर्प्स को डिवावर करना शुरू कर दिया। उसके मुंह से पैदा हुई भयानक सक्शन की वजह से तेज हवा चलने लगी। चारों तरफ धूल और मलबा उड़ने लगा। जोंग ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया। उसने जल्दी जल्दी सिस्टम विंडो में मौजूद सभी इक्विपमेंट बाहर निकाल ली। एक हाथ में हैमर पकड़े हुए उसने दूसरे हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। लिटिल नाइन की रोर इतनी ज्यादा तेज थी कि उसके कान तक गूंज उठे। जोंग ने राहत की सांस ली। अगर यह सब मेन सिटी में हुआ होता तो उनकी सारी पहचान छिपाना नामुमकिन हो जाता। कुछ ही देर बाद लिटिल नाइन ने पूरे कॉर्प्स को डिवावर कर लिया। उसी समय एक नया सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आया। जोंग को रिवॉर्ड के रूप में 400 डिवावरिंग पॉइंट्स मिले। अपने हाथ से चेहरा ढके हुए जोंग ने महसूस किया कि डिवावरिंग वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है। वह मन ही मन मुस्कुराया, जैसा उसने सोचा था। मॉन्स्टर्स का मीट सामान्य मॉन्स्टर्स से कहीं ज्यादा वैल्यू देता है। उसे अब समझ आ गया था कि अगर उन्हें डिवावरिंग वैल्यू जल्दी बढ़ानी है तो आगे चलकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा बॉस टाइप मॉन्स्टर्स का शिकार करना होगा। इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई उनकी तरफ तेजी से आ रहा है। जोंग ने तुरंत अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें सतर्क हो गईं, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आने वाला दोस्त है या एक नया दुश्मन। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। उसने अपने दांत भींच लिए। उसे समझ आ गया था कि लिटिल नाइन की जोरदार रोर सुनकर अंकल वोंग और बाकी लोग यहाँ आ रहे हैं। जोंग ने तुरंत सिस्टम की तरफ देखा। इस समय उसका डिवावरिंग वैल्यू बढ़कर 8876 पॉइंट्स हो चुका था। वह बस थोड़ा सा और बाकी था। अगर थोड़ा और डिवावरिंग वैल्यू मिल जाता तो मीटर पूरी तरह भर जाता।
जोंग तुरंत लिटिल नाइन के पास गया और उससे कहा कि वह जल्दी से अपने दूसरे फॉर्म में वापस आ जाए। यह सुनते ही लिटिल नाइन मुस्कुराई और बोली, अंडरस्टूड मास्टर। कुछ ही सेकंड में वह फिर से अपने छोटे फॉर्म में लौट आई। जोंग ने मन ही मन अफसोस किया। डिवाउरिंग वैल्यू पूरी होने से बस थोड़ा सा ही रह गया था। तभी अंकल वांग और बाकी लोग वहां पहुंच गए। जैसे ही उनकी नजर जमीन पर पड़े, इक्विपमेंट पर पड़ी, उन्हें तुरंत समझ आ गया कि जोंग ने सचमुच सीक्रेट रेल्म का बॉस अकेले हरा दिया है। जोंग ने बिना कुछ छिपाए अंकल वांग से कहा कि लड़ाई के दौरान उनकी स्वॉर्ड टूट गई थी, लेकिन उसकी भरपाई के लिए उसने उन्हें एड्यूस स्विफ्ट डैगर दे दिया। अंकल वांग ने बिना झिझक डैगर अपने हाथ में ले लिया। जब उन्होंने उसके एट्रीब्यूट्स देखे तो वे हैरान रह गए। यह एक रेयर आइटम था। उन्होंने मुस्कुराते हुए जोंग से कहा कि अब वह स्वॉर्ड टूटने की बात को लेकर उससे कोई शिकायत नहीं करेंगे। इसी बीच जियोजाई भी जोंग के पास आई। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ नेकलेस दिखाते हुए बताया कि यह भी एक रेयर आइटम है। अगर इसे बेचा जाए तो इसके बदले काफी मनी मिल सकती है। फिर उसने उत्सुक होकर जोंग से पूछा, आखिर तुमने बॉस को अकेले कैसे हरा दिया? जोंग ने हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ सिर के पीछे रखा और जवाब दिया, लगता है मेरा पॉइजन ऐसे मॉन्स्टर्स के खिलाफ काफी ज्यादा असर करता है। इतना कहने के बाद उसका चेहरा फिर से गंभीर हो गया। उसने नीचे जमीन की तरफ देखा। सीक्रेट रेल्म पूरी तरह क्लियर हो चुका था, लेकिन वह जानता था कि एक बार सीक्रेट रेल्म क्लियर हो जाने के बाद वह दोबारा रिफ्रेश नहीं होगा। अगर उसे फिर से डिवाउरिंग वैल्यू बढ़ानी है तो उसे किसी नए बॉस मॉन्स्टर का शिकार करना पड़ेगा, और उसके लिए अब उसके पास केवल एक ही रास्ता बचा था, डेजर्ट। उसी समय अंकल वांग ने जोंग की तरफ देखते हुए कहा, सच में अफसोस की बात है कि तुम रिसर्च डिपार्टमेंट में जा रहे हो। तुम अभी तक लेवल 1 भी नहीं पहुंचे हो, फिर भी अकेले बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया। अगर भविष्य में तुम्हारा लेवल और बढ़ गया तो तुम कितने शक्तिशाली बनोगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतना कहने के बाद उन्होंने जोंग से पूछा, अब तुम्हारा अगला प्लान क्या है? जोंग ने उनकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने पहले आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपको बेवजह परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन सच ये है कि मैं नाइट्स वॉच ज्वाइन करने की तैयारी कर रहा हूँ। यह सुनते ही अंकल वांग पूरी तरह हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या तुम सच में नाइट्स वॉच ज्वाइन करना चाहते हो? जोंग ने अपना हाथ सिर पर रखा और आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ। फिर उसने सबकी तरफ देखते हुए बताया कि अब वह सीधे नाइट्स वॉच के हेडक्वार्टर्स जाने वाला है, क्योंकि उसकी असली यात्रा अब शुरू होने वाली थी। लेकिन वहां जाने से पहले उसका एक और लक्ष्य था। वह अपने लेवल को जितना हो सके उतना बढ़ाना चाहता था। इसी वजह से उसने जल्द से जल्द विल्डरनेस जाने का फैसला किया, ताकि लगातार मॉन्स्टर्स का शिकार करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सके। यह सुनते ही अंकल वांग का चेहरा बदल गया। वहीं जाई ने हैरानी से अपना हाथ मुंह पर रख लिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जोंग इतनी खतरनाक जगह पर जाने वाला है। जाई तुरंत उसके पास आई। उसने जोंग का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, विल्डरनेस बेहद खतरनाक जगह है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, जोंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। अगले ही पल लिटिल नाइन की पॉइजनस मिस्ट उसकी हथेली से निकलने लगी। उसने शांत लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, मेरी चिंता मत करो, मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है। अगर किसी की चिंता करनी है तो उन मॉन्स्टर्स की करो जो मेरे सामने आने वाले हैं। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। उसी दिन कुछ घंटों बाद जोंग ट्रेन में बैठकर सिटी के आउटस्कर्ट्स तक पहुंच गया। ट्रेन रुकते ही कंडक्टर ने घोषणा की, जो लोग विल्डरनेस जा रहे हैं वे यहीं उतर जाएं। जोंग बिना कुछ कहे ट्रेन से नीचे उतर गया। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए एक क्लोक पहन रखा था, ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह कुछ देर तक सामने की तरफ देखता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। उसके सामने एक विशाल ब्रिज था, जिस पर बड़ी संख्या में अवेकनर्स विल्डरनेस की तरफ जा रहे थे। सिस्टम अवेकन होने के बाद जोंग की एपेटाइट पहले से काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ खाना खाने से भी उसका डिवाउरिंग वैल्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। उसने अपने बैग से ब्रेड का एक लोफ निकाला। जैसे ही उसने उसे खाना शुरू किया, उसका डिवाउरिंग वैल्यू 2 पॉइंट्स बढ़ गया। उसी समय लिटिल नाइन भी उसके सामने आ गई। उसने अपना हाथ मुंह के पास रखते हुए ब्रेड की तरफ नापसंदगी भरी नजरों से देखा और बोली, मास्टर, आपका खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। ये सुनकर जोंग हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने सोचा कि विल्डरनेस पहुंचने के बाद लिटिल नाइन के लिए कुछ अच्छा खाने का इंतजाम करेगा। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अगले ही पल उसके सामने एक मैप प्रकट हो गया। वह और लिटिल नाइन दोनों मिलकर उस मैप को ध्यान से देखने लगे। जोंग को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अंकल वांग उसे इतना सारा इक्विपमेंट दे देंगे। उन्होंने सिर्फ मैप ही नहीं बल्कि एक बेहद कीमती स्टोरेज रिंग भी उसे दे दी थी।
डेजर्ट जाने से पहले ये सभी चीजें उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थीं। जोंग धीरे धीरे ब्रिज पार करने लगा। चलते हुए उसे अंकल वांग की कही हुई बातें याद आने लगीं। उन्होंने बताया था कि विल्डरनेस पर हेवनली वे का गहरा प्रभाव है। वहां पहुंचते ही लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं। पूरा इलाका किसी एपोकलिप्स की तरह दिखाई देता है, जहां मॉन्स्टर्स लगातार अपने नेस्ट्स बदलते रहते हैं। इसी वजह से वहां इस्तेमाल होने वाले मैप्स भी बहुत कम समय तक ही सही जानकारी दे पाते हैं। अगर किसी के पास लेटेस्ट इंटेलिजेंस न हो तो मॉन्स्टर्स के ग्रुप्स को ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जोंग ने मैप को ध्यान से देखा और गहरी सांस ली। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, वाइल्डरनेस में कदम रखना और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लड़ाइयों के लिए खुद को तैयार करना। विल्डरनेस में अकेले घूमने वाले बॉस मॉन्स्टर्स में फायरबर्ड और थंडर राइनोसरस सबसे ज्यादा कॉमन थे। जब भी ये मॉन्स्टर्स चलते तो उन्हें दूर से ही आसानी से देखा जा सकता था। मैप पर एक जगह क्वेश्चन मार्क से चिन्हित थी। अंकल वांग ने खास तौर पर जोंग को चेतावनी दी थी कि उस जगह से जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि वहां एक बेहद खतरनाक नेस्ट था जहां हाई लेवल मॉन्स्टर्स रहते थे। उस जगह पर जाने का मतलब अपनी जान को खतरे में डालना था। अंकल वांग के मुताबिक गॉब्लिन डंजन ही जोंग के लिए सबसे सही जगह थी। वहां लो लेवल मॉन्स्टर्स थे, साथ ही वहां जाने वाले अवेकनर्स की संख्या भी काफी कम थी। जोंग ने मैप को ध्यान से देखा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और मुस्कुराते हुए फैसला किया कि वही उसकी अगली मंजिल होगी। अब उसके हाथ में मैप था, इसलिए उसे गॉब्लिन डंजन ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वह अब भी अपने विचारों में खोया हुआ था कि तभी अचानक किसी ने ऊंची आवाज में उसे रुकने के लिए कहा। यह सुनते ही जोंग सतर्क हो गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। एक क्लोक पहने आदमी उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उस आदमी ने जोंग के कंधे पर हाथ रख दिया। फिर वह गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूं, तुमने अनसुना क्यों किया? मुझे तुमसे बस एक बात पूछनी थी। उसने जोंग से पूछा, क्या तुमने यहाँ आसपास गोल्डन हेयर वाली किसी लड़की को देखा है? जोंग ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मर्डरस इंटेंट साफ दिखाई दे रही थी। उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, नहीं, और अपनी जुबान संभाल कर बात करो। इतना कहते ही लिटिल नाइन की पॉइजनस मिस्ट धीरे धीरे जोंग के कंधे से निकलकर उस आदमी के हाथ से चिपक गई। आदमी ने तुरंत घबराकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह हैरानी से अपनी हथेली को देखने लगा। उसने अपने दांत भींच लिए और मन ही मन सोचने लगा, क्या यह पॉइजन है? लेकिन यह कैसे हो सकता है? सामने खड़ा लड़का तो अभी लेवल 10 तक भी नहीं पहुंचा, फिर भी वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि वह खुद लेवल 27 मेन डिफेंस वॉरियर था। जोंग ने बिना उसकी तरफ दोबारा देखे अपनी पीठ घुमा ली और आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसने कहा, अगर जल्दी हीलर के पास नहीं गए तो इस पॉइजन का इलाज करना आसान नहीं होगा, और हाँ, अपने दिमाग का भी थोड़ा ख्याल रखना। इतना कहकर जोंग ने उसे बाय बोल दिया और आगे बढ़ गया। यह सुनते ही वह आदमी गुस्से से कांप उठा। उसने जोर से जोंग को दोबारा आवाज दी और चिल्लाकर कहा, क्या मैंने तुम्हें जाने की परमिशन दी है? जोंग धीरे धीरे रुका। उसने अपना सिर घुमाया और ठंडी मर्डरस गेज से उस आदमी को देखने लगा। वह आदमी जोंग के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके पूरे शरीर से शक्तिशाली ऑरा निकल रही थी। उसने किलर इंटेंट से भरी आंखों से जोंग को घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैमिली के किसी सदस्य पर हाथ उठाने की? यह सुनते ही जोंग कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसके मन में एक ही सवाल उठा, क्या यह वही जी फैमिली है जो बैटल ऑफ हेवन में मशहूर थी? अगर ऐसा है तो शायद उसने अनजाने में एक बहुत बड़े दुश्मन को अपने सामने खड़ा कर लिया था। यहीं पर आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी पार्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। उस आदमी की बात सुनते ही जोंग ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और अगले ही पल उसे समझ आ गया कि अब क्या होने वाला है। उसका शक बिल्कुल सही निकला। वह आदमी पूरी ताकत के साथ जोंग पर हमला करने के लिए झपटा, लेकिन बदकिस्मती से जोंग पहले ही उसकी चाल भांप चुका था। उसने तुरंत रफ्तार पकड़ी और एक लंबी छलांग लगाकर साइड में हट गया। आदमी का मुक्का सीधे जमीन पर जा लगा और जोरदार धमाके के साथ जमीन के टुकड़े टुकड़े हो गए। हवा में छलांग लगाते हुए जोंग ने अपना हाथ चेहरे के सामने किया और गुस्से भरी नजरों से उस आदमी को घूरने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जेई फैमिली ने इस आदमी में ऐसा क्या देख लिया था, लेकिन उसकी हरकतें देखकर जोंग को एहसास हो गया
कि यह आदमी बिल्कुल सामान्य नहीं था। वह गुस्से से पागल हो चुका था। उसने दांत भींच लिए और आंखों में जानलेवा इरादा लेकर तेज रफ्तार से जोंग की तरफ दौड़ पड़ा। जोंग ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली और मन ही मन उसकी स्पीड की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। जब उसे लगा कि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है तो उसने अपना हुड उतार दिया और अपना हाथ एक तरफ बढ़ा दिया। अगले ही पल लिटिल नाइन का जहरीला धुआं चारों तरफ फैलने लगा। जोंग ने ठंडी नजरों से उस आदमी को देखा और लिटिल नाइन से कहा कि अब खुद को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनते ही लिटिल नाइन उस जहरीले धुएं के बीच प्रकट हुई। उसकी आंखों में भी खून उतर आया था। उसने उस आदमी को घूरते हुए सिर्फ इतना कहा, समझ गई? जहरीला धुआं देखकर वह आदमी और भी ज्यादा भड़क गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे फिर से यही पुरानी चाल दिखाकर डरा दोगे? जोंगजू जैसे ही इस कमीने को सबक सिखाने वाला था तभी अचानक एक और व्यक्ति वहां आ पहुंचा। उसने उस आदमी को जांग ताई कहकर पुकारा और याद दिलाया कि उन्हें एक बार फिर चुपचाप और सावधानी से काम करना था। उस आवाज को सुनते ही जांग ताई के चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया। उसने दांत भींच लिए और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। जोंग वहीं खड़ा चुपचाप यह सब देख रहा था और सोचने लगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जांग ताई के पीछे एक नीले बालों वाला आदमी दिखाई दिया जिसने हुड पहन रखा था। वह बेहद गुस्से में था। उसने जानलेवा नजरों से जांग ताई को घूरते हुए पूछा, जब मैंने तुम्हें किसी को ढूंढने भेजा था तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुनते ही जांग ताई के होश उड़ गए। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने दांत भींचे और डरते हुए सफाई देने की कोशिश की, लेकिन वह एक शब्द भी बोल पाता उससे पहले ही वह नीले बालों वाला आदमी उसे बीच में रोक देता है। वह हल्का सा मुड़ता है, अपना सिर उसकी तरफ घुमाता है और बेहद निराश भरी नजरों से उसे देखने लगता है। उसने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और उसे सिर्फ एक ट्रैश कहा जो हमेशा प्रॉब्लम्स ही पैदा करता है। ये सुनते ही बेचारा जांग ताई डर से पूरी तरह कांपने लगा। वह कुछ बोल भी नहीं पाया था कि तभी उस आदमी ने उसकी ठोड़ी के नीचे एक जोरदार पंच मार दिया। अगले ही पल उसके नाक से खून बहने लगा। वह आदमी जी फैमिली का सदस्य था। उसके शरीर से बेहद पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। उसने अपना सिर जांग ताई की तरफ घुमाया और मर्डरस लुक के साथ उसे दोबारा याद दिलाया कि वह जी फैमिली का सिर्फ एक डॉग है और उसे जियो फैमिली का नाम इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है। यह सुनते ही जांग ताई तुरंत घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया, अपना सिर झुका लिया और माफी मांगते हुए बोला कि वह भविष्य में यह गलती दोबारा नहीं करेगा। अब जब लड़ाई होने वाली नहीं थी, जांग ने अपना हुड दोबारा पहन लिया, उनकी तरफ देखा और चुपचाप उन्हें ऑब्जर्व करने लगा। हैरानी की बात यह थी कि उसे उस आदमी की प्रेजेंस का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था। तभी उसे समझ आ गया कि यह इंसान पिछले वॉरियर से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। उधर जांग ताई जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, वह आदमी जांग के पास आया और माफी मांगते हुए बोला कि उसका डॉग अक्सर लोगों पर भौंकने और हमला करने की आदत रखता है। अगर कोई नुकसान हुआ हो तो वह उसकी भरपाई करने के लिए तैयार है। जांग ने शांत आवाज में कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर वह आदमी मुस्कुराते हुए उसके थोड़ा और करीब आया। उसके शरीर से अब भी पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। उसने सीधे जांग की आंखों में देखते हुए पूछा कि क्या वह डेजर्ट जाने वाला है। कुछ पल तक जांग उसकी आंखों में देखता रहा, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद जांग ने अपनी पीठ उसकी तरफ कर ली और धीरे धीरे वहां से दूर जाने लगा। जाते जाते उसने उसका साथ चलने का प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि वह अकेले जाना पसंद करेगा। यह सुनकर वह आदमी बस चुपचाप जांग को जाता हुआ देखता रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा कि जांग वाकई एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है। उसे पहले से पता था कि जांग ने क्रिएशन की डिवाइन क्लास स्पिरिचुअल मास्टर को अवेकन कर लिया है। जब जांग उनसे काफी दूर चला गया तब जांग ताई उठकर उस आदमी के पास आया और पूछा कि क्या उसे उस व्यक्ति की तलाश जारी रखनी चाहिए जिसे ढूंढने की जिम्मेदारी उसे दी गई थी। उस आदमी ने हल्का सा अपना सिर उसकी तरफ घुमाया, उसकी आंखों में देखा और शांत आवाज में कहा कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक वह तलाश पूरी करेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसके अलावा उसे पहले ही जरूरी क्लूज मिल चुके थे। जिस लड़की की वे तलाश कर रहे थे वह वहां से भाग चुकी थी और शायद डेजर्ट पार करके सबसे नजदीकी स्टेशन तक पहुंचना चाहती थी। उस आदमी ने अपना हुड उतार दिया और जांग ताई से दूर जाते हुए उसे आदेश दिया कि वह उस लड़की को किसी भी कीमत पर जिंदा वहां तक पहुंचने न दे। साथ ही उसने कहा कि सभी बिखरे हुए सर्वेंट्स को तुरंत वापस बुलाया जाए और उन्हें लेकर डेजर्ट की तरफ चला जाए। जांग ताई ने दोनों हाथ अपनी छाती पर रखे, सिर झुका लिया, आंखें बंद की और सम्मान के साथ बोला,
अंडरस्टूड। समय के साथ ह्यूमंस पूरी प्लैनेट पर फैल चुके थे और उन्होंने अनगिनत सिटीज बसाई थी, लेकिन अवेकेंड ईरा आने के बाद सब कुछ बदल गया। बीस्ट्स की वेव्स, सीक्रेट रेल्म्स और डंजन्स ने इंसानों के घरों पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इंसानों की पुरानी बस्तियां बार बार तबाह हुई और उन्हें नए सिरे से बसाना पड़ा। आज के समय में उन उजड़े हुए इलाकों में सिर्फ वही अवेकेंड लोग जाते थे जो पावर हासिल करना चाहते थे। वे वहां मॉन्स्टर्स से लड़ते, लेवल अप करते और वेल्थ कमाते थे। अब उन जगहों को वाइल्ड लैंड्स के नाम से जाना जाता था। जोंग धीरे धीरे उस इलाके में आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसे रैट्स का एक झुंड दिखाई दिया, लेकिन उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कई घंटे चलने के बाद वह सिटी के एक सुनसान और पूरी तरह बर्बाद हिस्से में पहुंच गया। चलते चलते उसे महसूस होने लगा कि शायद वह रास्ता भटक गया है। वह गॉब्लिन बीस्ट के नेस्ट की तरफ जा रहा था, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी वह वहां नहीं पहुंच पाया था। अब रात हो चुकी थी। उधर लिटिल नाइन को भी तेज भूख लग चुकी थी। उसने एक रैट का शिकार किया, फिर जोंग के सिर पर चढ़ गई और उसे मुंह में दबाकर खाने लगी, लेकिन पहला ही निवाला लेते ही उसने मुंह बना लिया। उसे उसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह अब हर चीज नहीं खाएगी। रास्ते भर जोंग ने कई मॉन्स्टर्स देखे थे, लेकिन इस इलाके में पहुंचने के बाद उसे एक भी ताकतवर मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया। इन मॉन्स्टर्स को डिवावर करने पर मिलने वाली वैल्यू भी बेहद कम थी। अगर जोंग को जल्दी कोई बीस्ट बॉस नेस्ट नहीं मिला तो वापस लौटने में ही बहुत समय बर्बाद हो जाता और इससे उसके नाइट वॉच में शामिल होने में भी देर हो सकती थी। चलते चलते जोंग ने गंभीर नजरों से सामने देखा और अपने विचारों में खो गया। तभी अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। कुछ ही सेकंड बाद तेज बारिश शुरू हो गई। उसी समय उस इलाके में छिपी हुई एक विशाल जायंट स्पाइडर ने जोंग की मौजूदगी महसूस कर ली। वह धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतरने लगी और अपनी मर्डरस गेज से लगातार जोंग को घूरने लगी। जोंग ने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया। बारिश की कुछ बूंदें उसकी हथेली पर गिरीं। उन्हें महसूस करते ही उसे तुरंत समझ आ गया कि यह साधारण बारिश नहीं बल्कि एक मैजिकल फ्लक्चुएशन थी। इसका मतलब साफ था कि वह बीस्ट स्लेयर्स के मौजूद होने वाले इलाके में प्रवेश कर चुका था। यह एहसास होते ही उसके चेहरे पर खुशी की हल्की मुस्कान आ गई। भले ही बीस्ट के नेस्ट को ढूंढने में उनसे गलती हो गई थी, लेकिन किस्मत से अब उन्होंने आखिरकार सही जगह खोज ली थी। अब बस एक ही काम बाकी था, जितनी जल्दी हो सके बीस्ट बॉस को ढूंढना। मॉन्स्टर को ढूंढना जरूरी था ताकि पहली बार उसकी डिवॉरिंग बार पूरी तरह भर सके। कुछ सेकंड बाद जोंग ने पीछे मुड़कर देखा। वही मॉन्स्टर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और कुछ पल तक वहां गहरी खामोशी छाई रही। तभी लिटिल नाइन प्रकट हुई। उसने मॉन्स्टर को ध्यान से घूरते हुए जोंग से पूछा कि क्या वह बीच में दखल दे। जोंग ने हल्का सा अपना सिर उठाया, मॉन्स्टर की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके मुताबिक इस मॉन्स्टर का लेवल ज्यादा ऊंचा नहीं था, बस उसका शरीर बाकी मॉन्स्टर्स के मुकाबले थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा था। मौका मिलते ही मॉन्स्टर जमीन पर उतर आया और अपनी नुकीली टांगों को अटैक के लिए तैयार करने लगा। अगले ही पल उसने मर्डरस लुक के साथ अपनी तेज धार वाली टांगों से जोंग पर हमला कर दिया, लेकिन जोंग ने बिना ज्यादा मेहनत किए हल्की हल्की छलांग लगाकर उसके हर अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लिया, जैसे यह उसके लिए कोई बड़ी बात ही न हो। फिर सही मौका देखते ही उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और एक जबरदस्त छलांग लगा दी। पलक झपकते ही वह मॉन्स्टर के सिर के ऊपर पहुंच गया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींची और पूरी ताकत के साथ हमला करने के लिए तैयार हो गया। मॉन्स्टर ने जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाया और जोंग को अपने ठीक ऊपर देखा, वह डर से कांप उठा। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर यह हुआ कैसे। अगले ही पल जोंग का जोरदार पंच सीधे उसके शरीर पर पड़ा। भारी धमाके के साथ मॉन्स्टर जमीन पर जा गिरा। उसकी वहीं मौत हो गई और उसके गिरते ही आसपास की जमीन भी टूटकर बिखर गई। जोंग अभी अपने विचारों में खोया ही था कि तभी लिटिल नाइन उसके सामने आ गई। उसने अपना हाथ माथे पर रखा और बताया कि आसपास और भी मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। उसकी आवाज सुनते ही जोंग का ध्यान टूटा। उसने तुरंत बगल की तरफ देखा और हैरान रह गया। उसके अटैक की आवाज ने इलाके में छिपे हुए बाकी सभी मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। जोंग अभी भी मरे हुए मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर खड़ा था। तभी कई जायंट स्पाइडर्स उसकी तरफ पड़ने लगे। यह देखकर उसने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और पॉइजनस मिस्ट का इस्तेमाल करते हुए वह डैगर बुला लिया, जो उसे पहले सीक्रेट रेल्म में मिला था।
जोंग और लिटिल नाइन दोनों उन जायंट स्पाइडर्स को मर्डरस लुक से घूरने लगे। फिर जोंग ने मुस्कुराते हुए लिटिल नाइन से कहा, अब एक शानदार मील का समय आ गया है। दोनों की आंखों में लड़ाई का जोश साफ दिखाई दे रहा था। जोंग ने उससे पूछा कि क्या वह तैयार है। लिटिल नाइन ने बिना एक पल गंवाए तुरंत जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। अगले ही पल जोंग ने लिटिल नाइन की पॉइजनस मिस्ट एक्टिवेट की, रफ्तार पकड़ी और पलक झपकते ही जायंट स्पाइडर्स के बीच पहुंच गया। उसने अपने डैगर को बिजली जैसी स्पीड से चलाना शुरू किया और एक एक करके जायंट स्पाइडर्स के शरीर चीरने लगा।